तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर सीक्रेट डीमन क्वीन को मारने के लिए निकल पड़ता है, जबकि इसी के साथ ही अब जो प्रेजेंट सीन होता है हमें डिमोनिक सेक्टर का दिखाते हैं। तो डीमन गार्ड जो होते हैं अपने जनरल स्ट्रेटजिस्ट के पास खड़े होते हैं। जनरल स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं कि वो शाओलिन टेंपल से अकेला निकल गया और शाओलिन टेंपल के साथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। हालांकि उसे यहाँ पर शाओलिन टेंपल के साथ ही जाना चाहिए था, क्योंकि उसने यहाँ पर उनको बड़ी मेहनत के साथ मनाया और उसे यहाँ पर राइटियस हीमनी अलायंस के खिलाफ खड़ा किया, लेकिन पता नहीं अब वो किस तरफ चल पड़ा है। तो डीमन गार्ड उसे कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता कि वो किस तरफ जा रहा है। तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट, क्या तुम क्यूरियस नहीं हो, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि वो किस तरफ जा रहा है? तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट से कहते हैं कि सर मैं जानना चाहता हूं। तो वो उसे कहते हैं तुम्हें यहाँ पर इतना तो पता है कि वो हीमनली राइटियस अलायंस के लीडर को मारना चाहता है। मुझे ये बात बहुत ही अच्छे से पता है कि वो हीमनली राइटियस अलायंस के लीडर को मारना चाहता है, जिसके लिए उसने यहाँ पर ये सारी की सारी स्टेज को सेटअप किया। उसने यहाँ पर उनकी पॉलिटिक्स को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। अब यहाँ पर राइटियस वर्सेस राइटियस फाइट होने वाली है, जिसमें वो अपने मकसद को पूरा करेगा, वो डैम सोयोंग को मारेगा। तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट कहता है लेकिन वो तो शुरू से लोगों से यही बात कह रहा था कि उसे यहाँ पर अमन शांति चाहिए, लेकिन ये तो किसी अमन शांति का रास्ता नहीं है। तो डीमन गार्ड उसे कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, उसकी अल्टीमेट विश जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइटियस हीमनली अलायंस के लीडर को मारना है। जितनी जल्दी वो ये करेगा उतनी जल्दी वो वहां से वापस आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ उसने यहाँ पर कुछ ऐसे मकसद को हासिल किया है जो मकसद कोई दूसरा हासिल नहीं कर सकता था। और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे खुद भी इस वक्त नहीं पता कि वो बच्चा इस वक्त क्या करने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो किस तरफ जा रहा है। और मुझे ये पता है कि वो बहुत ही जल्दी मुझसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि उस बच्चे ने यहाँ पर जिस टेक्निक को यूज किया है वो बहुत ही इंप्रेसिव थी। मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर अनडेड हैंड टेक्निक को यूज करते हुए उस लड़की के पास से इंफॉर्मेशन निकलवाई है। मुझे नहीं पता कि किस इंफॉर्मेशन के पीछे वो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि उसने पहले भी इस टेक्निक को यूज किया होगा। मैं यहाँ पर उसकी एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं उसकी एनर्जी के थ्रू यहाँ पर चेक कर सकता हूँ कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज कर रहा है और कहां पर किस लेवल तक पहुंच चुका है और कितना स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन अभी के लिए मुझे यहाँ पर नहीं पता, क्योंकि वो मेरी ग्रैस्प से निकलता जा रहा है, उसका पावर लेवल मुझसे ज्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से वो आगे निकल गया है। तो इसी के साथ ही जनरल स्ट्रेटजी उससे कहता है कि सर जो लेटर में मिला था उसके अंदर यंग डीमन लॉर्ड ने सिर्फ इतनी बताया था कि वो आगे बढ़ रहे हैं और वो शाओलिन टेंपल के साथ नहीं है, लेकिन उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। तो डीमन गार्ड कहते हैं तो क्या जाओ जाकर उसे ढूंढो। तो जनरल स्ट्रेटजी उससे कहते हैं लेकिन सर आपने खुद ही तो कहा था कि अगर यहाँ पर हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं जो वो खुद हमें भेजता है तो ठीक है, अगर हमें उसकी लोकेशन के बारे में पता है कि वो कहाँ है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो भी ठीक है, क्योंकि आपको उसके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो किसी जगह के ऊपर भी होगा वहां पर सेफ होगा। तो डीमन गार्ड उसे कहता है कि हाँ मैंने तुमसे ये बात कही थी। तो जनरल स्ट्रेटजी उससे कहते हैं तो फिर सर मैं यहाँ पर उसे क्यों ढूंढूंगा? तो वो उसे कहता है क्योंकि तुम जानना चाहते हो, तुम इस बारे में क्यूरियस हो कि वो आगे क्या करने वाला है। मैं भी यहाँ पर इस बात को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। मुझे इतना तो पता है कि वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे ये नहीं पता कि वो किसके पीछे जा रहा है और किसको मारने के लिए जा रहा है। और तुम जहाँ पर जानना चाहते हो तो तुम यहाँ पर खुद अपनी मेहनत करो और खुद अपनी इन्फॉर्मेशन अपने चक्कर को यूज करते हुए जहाँ पर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालो। मेरे कहने का मकसद ये था कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि वो किस तरफ जाने वाला, बल्कि तुम्हें खुद यहाँ पर उसे ढूंढना पड़ेगा। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि जितनी जल्दी वो अपनी पावर लेवल्स को इंक्रीज करता जा रहा है, बहुत ही जल्दी यहाँ पर दुनिया को डीमन गार्ड के बारे में पता चलेगा कि हमारे हीमनली डिमोनिक कल्ट के अंदर 10वां डीमन गार्ड चूज किया जा चुका है। 10वां डीमन गार्ड कितना पावरफुल इंसान है ये बहुत ही जल्दी दुनिया को पता चलने वाला है। और मुझे लगता है कि अभी जिस मिशन के ऊपर वो निकला है उसी मिशन के दौरान वो दुनिया को ये बात साबित कर देगा। हो सकता है कोई इतना बड़ा धमाका करे जो दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। साथ ही डीमन गार्ड यहाँ पर बाती बातों में एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हो सकता है कि जब वो ऐसा करेगा उसके बाद मैं भी यहाँ पर अपने हीमनली डिमोनिक कल्ट के अंदर से बाहर निकलकर एक ताजा हवा का झोंका महसूस कर सकूंगा। तो ये बात सुनने के बाद जनरल स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं कि सर मुझे इस बात की समझ नहीं आई। तो उसे कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें इस बात की समझ आएगी भी नहीं। फिर साथ ही उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर जानना नहीं चाहते कि आगे क्या होने वाला है? मैं तो जानना चाहता हूँ। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का दिखाया जाता है, जैसा कि पिछली एपिसोड में हमारे हाजी ने गेस किया था कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का लॉर्ड यहाँ पर इस मौके का फायदा उठाने के लिए कुछ भी करेगा, यानी कि वो फायदा उठाने के लिए कुछ उल्टा सीधा जरूर करेगा। तो यहाँ पर दिखाता है कि वो अपने जनरल स्ट्रेटजिस्ट के पास खड़ा होता है और उसे कहता है कि फिलहाल के लिए तुम्हें क्या लगता है कि क्या हमारा प्लान एक्टिवेट किया जा सकता है? तो उसका जनरल स्ट्रेटजिस्ट उसे कहता है कि जी सर इस वक्त लोहा गर्म है और अगर गर्म लोहे के ऊपर हथौड़ा नहीं मारा गया तो फिर हमें इससे कोई फायदा नहीं होगा। फिलहाल के लिए हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि मुझे यंग मास्टर के बारे में बताओ कि डिमोनिक सेक्टर का यंग मास्टर कहाँ पर है? तो वो कहता है कि सर हमने यहाँ पर ये सोचा था कि वो शाओलिन टेंपल के साथ आगे बढ़ेगा। तो ये बात सुनने के बाद जनरल उसके मास्टर से कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि वो शाओलिन टेंपल के साथ ही आगे बढ़ रहा है या फिर किसी अलग मकसद के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग कब से यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे थे, कब से यहाँ पर मैं
वेट कर रहा था कि इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ लगे, जहां पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस हमेशा से यहाँ पर एक जगह के ऊपर रुका हुआ था और बहुत सारे अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के ग्रुप ऐसे जो कि मुझसे कह रहे थे कि राइटियस हिमालय अलायंस के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए उनके ऊपर अटैक किया जाए और उनकी दूसरी सेक्टर्स के ऊपर कब्जा कर लिया जाए, जिसकी वजह से स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी और साथ ही स्टील ब्लड फोर्ट्रेस जो है वो हिमालय राइटियस अलायंस की तरह ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि फाइनली वक्त आ चुका है अब, जबकि यहाँ पर डिवाइन डिमन कर्ल का वो यंग मास्टर जो है वो इस सब की वजह बना है। उसने यहाँ पर बाकी के सेक्टर्स को डैम सोयुंग के खिलाफ कर दिया और राइटियस हिमालय अलायंस इस वक्त बहुत ज्यादा बिजी है, वो सभी सेक्टर्स आपस में लड़ने में बिजी हैं। तभी यहाँ पर मौके का फायदा उठाकर हम लोग पेंग क्लैन के ऊपर अटैक करेंगे और साथ ही यहाँ पर हम लोग एक दूसरे क्लैन के ऊपर अटैक करके उनको अपना हिस्सा बना लेंगे। उसी के साथ ही फोर्ट्रेस लॉर्ड जो होते हैं अपनी तलवार उठाते हैं और कहते हैं फाइनली वक्त आ चुका है। मैं पिछले कई सालों से अंदर बैठा यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूं और फाइनली यहाँ पर उस ट्रेनिंग को दिखाने का वक्त आ चुका है, दुनिया को बताने का वक्त आ चुका है कि सिर्फ और सिर्फ डैम सोयो की इस दुनिया के ऊपर राज करने के लायक नहीं है बल्कि कोई और भी है। और उसका जनरल स्ट्रेटजी उसे कहता है कि सर मैं यहाँ पर अपने लोगों को रेडी करता हूँ, तो उससे कहता है हाँ क्यों नहीं। तो फोर्ट्रेस लॉर्ड उसे कहता है कि स्केल ड्रैगन स्पीयरमैन्स को अपने साथ भेजो, उन्हें सीक्रेट डीमन क्वीन के पास भेजो और उसे कहो कि शैनडोंग में आकर मिले, यानी कि सीक्रेट डीमन क्वीन जो है वो इसके अंडर काम करती है और उसे कहता है कि उसे कहो कि उसे ये काम करना होगा। तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट कहता है जी सर मैं अभी जाकर उनको मैसेज दे देता हूँ। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहा हूँ, अगर हम लोग कामयाब रहे तो हमारा स्टील ब्लड फोर्ट्रेस पहले से भी ज्यादा चमकने वाला है। दूसरी तरफ हमारे हाजिन को दिखाता है कि हमारा हाजिन जो होता है वो डोंगपिल के साथ खड़ा होता है, बात कर रहा था और उसे कहता है कि पैंग रियोंग को वापस भिजवा दिया गया है। तो उसे कहता है जी सर उसे वापस भिजवा दिया गया है। तो डोंगपिल उसे कहता है कि मास्टर अब हम लोग आगे कहां पर जाने वाले हैं। तो हाजिन उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर से शैनडोंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जितना मुझे पता है कि शैनडोंग के अंदर ही वो कमीनी मुझे मिलने वाली है। मुझे फिलहाल के लिए यहाँ पर ये बात क्लियर नहीं है कि पैन रियोंग ने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो क्लियर है भी या नहीं, लेकिन शैनडोंग के बारे में मुझे पता चला है। लेकिन शैनडोंग एक छोटा नहीं है बल्कि शैनडोंग का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे मोटे सेक्टर्स भी हैं और वहां पर जाने के बाद उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसी के साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि शैनडोंग के अंदर जाने के बाद हमें काफी ज्यादा दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि शैनडोंग एक ऐसा इलाका है जहां पर जो सबसे ज्यादा एक्टिव और पावरफुल ग्रुप है उसका नाम हांगबो ग्रुप है। और तुम्हें याद होगा कि लास्ट टाइम यंग मास्टर्स में से एक लड़का जो कि हांगबो ग्रुप का था उसका मैंने बाजू काट दिया था और टाइगर को खिला दिया था। और मुझे लगता है कि अगर वहां पर हम लोग गए तो हमें पूरी तरह से उनकी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मुझे इस बात से भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं तो यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि आयरन ब्लड फोर्ट्रेस के लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो कमीना मास्टर यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तो डोंगपिल कहता है लेकिन सर हम लोग तो उनके साथ एक समझौते में है, वो यहाँ पर ऐसा कुछ क्यों करेंगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अब जबकि हमें हमारा मकसद मिल गया और उसे उसका मकसद मिल चुका है, वो चाहता था कि यहाँ पर राइटियस सेक्टर्स आपस में लड़ना शुरू कर दें। अब हम दोनों अपने अपने रास्ते हैं, हम दोनों अब आजाद हैं, हम दोनों कोई भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। वो यहाँ पर जरूर ऐसा करेगा, वो ही भी के पेंग क्लैन के ऊपर अटैक करेगा और शैनडोंग के हांगबो क्लैन के ऊपर अटैक करके उन्हें कब्जे में लेने की कोशिश जरूर करेगा। अगर मैं यहाँ पर सही हूं, अगर मैं यहाँ पर सही सोच रहा हूं, अगर वो ऐसा करता है, अगर वो पेंग क्लैन और हांगबो क्लैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, तो मैंने यहाँ पर पहले से अपने डिमोनिक कर्ल के 300 सोल्जर्स को बुला रखा है जो कि आयरन ब्लड फोर्ट्रेस के ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो ये बात सुनते ही डोंगपिल भी काफी हैरान हो जाता है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये सारी की सारी मास्टर प्लानिंग में पहले से कर चुका हूं। अगर यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग हमारे पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम्हारा हाजिन यहाँ पर एक ही तीर के साथ कई सारे शिकार करने के चक्कर में है, क्या वाकई में वो ऐसा कर पाएगा, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारा हाजिन अपनी टीम के साथ जंगल के अंदर बैठा होता है और वहां पर मिस रिन कहती है आखिर हम लोग यहाँ पर इतने शांत कैसे बैठ सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ राइटियस सेक्टर्स के लोग राइटियस सेक्टर्स के साथ फाइट करने वाले हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि हम लोग यहाँ पर आराम से क्यों नहीं बैठ सकते, इतनी भी क्या जल्दबाजी है। तो मिस रिन उसे कहती है कि हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन हम लोग कब यहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचने वाले हैं, तुम्हें नहीं लगता कि हमें जल्दी से जल्दी उस जगह के ऊपर पहुंचना चाहिए जहां पर पहुंचना चाहते हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि इस बात में पॉइंट तो है कि हमें जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचना चाहिए। फिर साथ ही उसे कहता है कि लेकिन हम लोग यहाँ पर इतनी भी जल्दी में नहीं है, अगर तुम ज्यादा जल्दी में तो तुम यहाँ पर से जा सकती हो। तो वो कहती है नहीं अब ऐसा भी नहीं है, मैं अकेले कहां पर जाऊंगी, मुझे तो पता भी नहीं है कहां जाना है। फिर साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि अंगवा ने यहाँ पर इतनी मेहनत करके इतना डिलीशियस खाना बनाया और तुम यहाँ पर इस खाने को छोड़कर आगे बढ़ना चाहती हो, चुपचाप बैठो और ये सारा खाना खाओ, वैसे भी तुम ज्यादा खाना खाती हो। तो वो उसे कहती है क्या मैं कब यहाँ पर ज्यादा खाना खाती हूँ, मैंने तो यहाँ पर बहुत ही कम खाना शुरू कर दिया है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ, आज जो तुम इतना सारा खाना खाती हो वो सारे का सारा जा
जाता कहाँ पर है, क्योंकि मैंने तो कभी तुम्हें यहाँ पर बार बार पॉटी करते हुए जाते हुए देखा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही बार में सारे का सारा खाना पॉटी में निकाल देती हो। तो ये बात सुनते ही हमारी मिसरीन शर्मिंदा हो जाती है, जबकि हमारा डोंगपिल और रंगवा दोनों शर्मिंदा होकर साइड के पर बैठे होते हैं और वो लोग उसे कहते हैं कि यंग कल्ट लीडर, ये आप किस तरह की गंदी बातें कर रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारे हाजिन को वहां पर से एक एनर्जी महसूस होती है। मिसरीन पीछे चिल्ला रही होती है, वो उसे शांत होने का कहता है और साथ ही वो महसूस करता है कि यहाँ पर किसी की एनर्जी महसूस हो रही है, किसी की सांसें ऐसे लग रही है जैसे कि वो भाग रहा है और कोई उसका पीछा कर रहा है। जिस तरह से कोई बंदा भाग रहा है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो जिससे डर कर भाग रहा है वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और उसकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी निकल रही है वो किसी अनऑर्थोडॉक्स मास्टर की एनर्जी लगती है। ऐसे लगता है जैसे कोई पावरफुल कोई उसका पीछा कर रहा हो। मुझे यहाँ पर कोई स्वर्ड की एनर्जी महसूस नहीं हो रही, बल्कि मुझे यहाँ पर एक स्पीयर की एनर्जी महसूस हो रही है। मुझे पता है कि वो लोग यहाँ पर से काफी दूर हैं, जहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन क्योंकि मेरे सेंसेस काफी ज्यादा शार्प है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उन्हें जाकर रोकना चाहिए, वो जो भी है, और मुझे यहाँ पर इससे फायदा हो सकता है। तुम्हारा हाजिन जो होता है वो सोच रहा होता है कि वो चुपचाप अगर यहाँ से निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन मैं यहाँ पर जाकर उन्हें रोकने वाला हूँ। हाजिन को वहां पर कुछ ऐसा आभास महसूस होता है जैसे कि उसका कोई फायदा होने वाला है। तो उसी के साथ ही हमारा हाजिन अपने हाथ को सामने करता है, अपनी तलवार को हाथ में पकड़ता है, अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है, डोंगपिल तुम यहीं पर रुको, इन लड़कियों का ध्यान रखो, मैं अभी वापस आता हूँ। और इसी के साथ ही हाजिन वहां चला जाता है। मिसरीन कहती है, डोंगपिल तुम्हें क्या लगता है कि क्या कुछ गड़बड़ होने वाली है? तो डोंगपिल कहता है, हाँ लगता है कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यंग मास्टर पहले कभी इस तरह से गुस्से के साथ अपनी पावर्स को रिलीज नहीं करते। लगता है कि बहुत ही जल्दी हम लोग बिजी होने वाले हैं। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ एक स्पीयरमैन को दिखाते हैं जो कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस से होता है। वो तेजी के साथ भागता वापस की तरफ जा रहा था क्योंकि उसका पीछा किया जा रहा होता है। तो स्पीयरमैन जो होता है वो कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी जाकर अपने फोर्ट्रेस लॉर्ड को इस बारे में बताना होगा कि सीक्रेट डीमन क्वीन कमीनी ने हमें धोखा दे दिया है। मास्टर ने कहा था कि उसे जाकर ऑर्डर दूं, लेकिन उसने वहां पर मेरी इंसल्ट किया। मैं इस इंसल्ट को कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपने साथ जिस स्क्वाड को लेकर गया था उस पूरी की पूरी स्क्वाड को मार दिया गया और मैं अकेला यहाँ पर से बचकर पीछे की तरफ भाग रहा हूँ, जाकर उन्हें इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि सीक्रेट डीमन क्वीन कमीनी जहाँ पर धोखेबाज निकली है। तो जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसे एक वॉइस मैसेज मिलता है जो कि हमारे रियोंग का होता है, यानी हमारे हाजिन का होता है। वो उसे कहता है, देखो तो जरा, तुम्हारी एनर्जी लेवल को देखकर तो लगता है कि तुम पूरे के पूरे एक राइटियस सेक्टर के मास्टर बन सकते हो, पैट्रियार्च बन सकते हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर किसी से डर कर भाग रहे हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा पीछा जो कर रहा है वो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। आखिर ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्गर मास्टर है जिसकी वजह से तुम डर कर भाग रहे हो? तो वो मास्टर वहीं पर रुक जाता है। रुकने के बाद कहता है, कौन है वहां पर? तो पीछे घूमकर देखता है तो हाजिन वहां पर बैठा होता है और उसे कहता है, जिस तरह से तुम यहाँ पर भाग रहे थे, तुम पूरी दुनिया के सामने अनाउंस कर रहे हो कि तुम यहाँ से डर कर भाग रहे हो। मैंने यहाँ पर तुम्हारी एनर्जी को महसूस किया और मैं भी यहाँ पर आ गया हूँ। अब बताओ कि क्या तुम्हारा पीछा किया जा रहा है? तो इसी के साथ स्पीयरमैन जो होता है वो उसे कहता है कि क्या तुम भी यहाँ पर सीक्रेट डीमन क्वीन के डिसाइपल हो? क्या तुम भी यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो? तो ये बात सुनती हमारा हाजिन और भी हैरान होता है और उसे कहता है, क्या तुमने यहाँ पर अभी भी क्या कहा? क्या तुमने सीक्रेट डीमन क्वीन कहा? और साथ ही हाजिन आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि क्या सीक्रेट डीमन क्वीन तुम्हारा पीछा कर रही है? तो स्पीयरमैन हैरान होता है कि इसे तो सीक्रेट डीमन क्वीन के बारे में नहीं पता। और हाजिन अपने प्रेशर को रिलीज करता है, अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है, जल्दी से बताओ क्या सीक्रेट डीमन क्वीन तुम्हारा पीछा कर रही है? तो स्पीयरमैन कहता है कि ये तो डिमोनिक एनर्जी है और जिस तरह की इसकी डिमोनिक एनर्जी है सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक कल्ट का यंग मास्टर इतनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर सकता है। तो हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर एक आखिरी बार तुमसे पूछूंगा, क्या तुम्हारा पीछा सीक्रेट डीमन क्वीन कर रही है? तो इसी के साथ ही हमारे हाजिन को वो एनर्जी महसूस होती है कि वो इवल एनर्जी उसके काफी ज्यादा करीब आती जा रही होती है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि ये एनर्जी तो पैंग रियोंग की एनर्जी से भी ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब यह है कि एक नहीं बल्कि ज्यादा दुश्मन इसका पीछा कर रहे हैं। और स्पीयरमैन भी उसे कहता है कि कमीने कहीं के यहाँ पर मेरे करीब पहुंच आए हैं, अब हम दोनों यहाँ पर मरने वाले हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि जल्दी से बताओ तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है? क्या सीक्रेट डीमन क्वीन के अंडरलिंग्स तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? और इसी के साथ ही वहां पर 10 लड़कियां आ जाती हैं। तो स्पीयरमैन उसे कहता है कि हाँ, अगर हम लोग यहाँ पर जिंदा बचे तो फिर तुम मुझसे सारी डिटेल्स ले लेना, लेकिन इस वक्त यहाँ पर मेरे पीछे जो लगी हुई है वो सीक्रेट डीमन क्वीन की एक स्पेशल स्क्वाड है। इन्हें इवल किंग 10 विचेस कहा जाता है। हालांकि ये 10 कमीनी मास्टर्स हैं, लेकिन ये 10 एक के बराबर है, यानी कि ये 10 की 10 अपनी पावर्स को जब कंबाइन करती हैं तो इनकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सभी मिलाकर अपनी पावर्स को इंक्रीज कर सकती हैं। जितनी ज्यादा मिलकर अपनी पावर्स को यूज करेंगे उतना ज्यादा सामने वाला दुश्मन बेबस हो जाएगा। मेरे जैसा एक सुप्रीम पीक राम का मास्टर भी इनके सामने कुछ नहीं कर पाया। तो इसी के साथ ही वो लड़कियां उसे कहती है, तो फाइनली हमने तुम्हें ढूंढ लिया। और साथ ही वो उसे कहती है कि तुम्हारे साथ कौन है? जो तो एक डिमोनिक इंसान है, इसकी बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी निकल रही है। हमारे मास्टर ने हमें यहाँ पर किसी डिमोनिक इंसान को मारने के ऑर्डर्स नहीं दिए थे, लेकिन एक डिमोनिक इंसान को मारने का अलग ही मजा होगा। हम लोग पहली बार किसी डिमोनिक इंसान को मारने वाले हैं। स्पीयरमैन जो होता है हमारे हाजिन से कहता है कि फोर्ट्रेस और डिवाइन कल्ट के लोग आपस में एक दूसरे के साथ एक संधि में है, तो क्या तुम यहाँ पर मेरी मदद करोगे? अगर तुम बचना चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जबकि हमारा हाजिन जो होता है उसकी बात को सुनकर कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता और साथ ही गुस्से के साथ अपने प्रेशर को रिलीज करता और कहता है, मैं तो यहाँ पर ये सोच रहा था कि शैंडोंग में जाने के बाद सीक्रेट डीमन क्वीन कमीनी को कैसे ढूंढूंगा।
होगा, लेकिन उस बुड्ढी खूसट की डिसाइपल्स खुद यहाँ पर मेरे सामने आ गई है जो कि मुझे उस तक लेकर जाएंगी। अब तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा हो गया। जबकि स्पीयरमैन उसे कहता है कहीं तुम मेरी बात को सुन भी पा रहे हो या नहीं, इस वक्त तुम्हारी जान भी यहाँ पर दांव पर है, ये 10 अगर मिलकर अटैक करेंगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जबकि हमारा हाजिन कहता है नहीं, तुम यहाँ पर अभी किसी बारे में कुछ भी नहीं जानते, और साथ ही वो उनसे कहता है कि जल्दी से बताओ कि वो कमीनी बुड्ढी खूसट कहाँ पर है। तो स्पीयरमैन कहता है कि ये मेरी बात को सुन भी नहीं पा रहा, यहाँ पर ये क्या चाहता है, क्या इसे लगता है ये 10 इवल विचेस का मुकाबला कर पाएगा। तो इसी के साथ ही उन इवल विचेस की जो लीडर होती है वो उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारी मास्टर के बारे में इस तरह की बात करने की, लगता है कि तुम वाकई में पहले मरना चाहते हो, तो फिर ठीक है तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मैं सिर्फ एक और बार तुमसे पूछूंगा कि तुम्हारी मास्टर कहां पर है, वो बुड्ढी खूसट कहां पर छुपी हुई है, वरना मैं यहाँ पर कब का तुम्हें काट चुका होता अगर मुझे तुम्हारे पास से इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती। तो हाजिन कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी तलवार और अपनी हंगर को बुझाना चाहता हूं, मैं अपने गुस्से को शांत करना चाहता हूं, इसलिए चुपचाप मेरे सवाल का जवाब दो वरना तुम सभी को एक एक करके काटूंगा। तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ से इवल किंग कॉर्प्स फॉर्मेशन को यूज करते हैं वो 10 विचेस जो होती है अपनी स्पेशल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती हैं। लेकिन जैसे ही वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगती हैं, क्योंकि वो 10 लोगों वाली फॉर्मेशन होती है, तो उनमें से एक मर गई तो फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं होगी, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। बाकी की 9 जो होती है वो हैरान परेशान खड़ी होती है, क्योंकि उनके सामने उनकी जो लीडर होती है उसकी बॉडी सेंटर से 2 हिस्सों में कट जाती है। हाजी ने अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ अपनी ऑरा को रिलीज किया था, और उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में काटने के बाद हमारा हाजिन उसे कहता है मैंने यहाँ पर जो सोचा है, तुम्हारी डीमन क्वीन को उससे स्ट्रांग होना चाहिए, जितना मैंने सोचा है उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तब मैं जाकर उस कमीनी को पकड़ूंगा, उसका सर काटूंगा, मैं उसका सर अपने हाथों के साथ उखाड़ने वाला हूं। उस कमीनी को इस बात का आइडिया भी नहीं है कि मैंने यहाँ पर इतने सालों तक इस दर्द को किस तरह से बर्दाश्त किया है, कि उस कमीनी ने मेरे साथ जो कुछ भी किया था, हर एक दिन मैंने यहाँ पर उस गुस्से को अपने अंदर पाल पोस कर बड़ा किया, और अब यहाँ पर अपने सारे गुस्से को मैं उसके ऊपर उतारने वाला हूँ, और तुम लोग मुझे उस कमीनी बुड्ढी खूसट के पास लेकर जाओगी। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 202 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन सीक्रेट डीमन क्वीन तक पहुंच पाएगा या नहीं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर 10 किंग विचेस के सामने होता है, जहां पर उनमें से एक को मार डालता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारी मिसरीन भागती हुई उसके पीछे जाने लगती है। तो इसी के साथ ही डोंगपिल उसे कहता है कि रुक जाओ, तुम कहां पर जा रही हो। तो वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर अभी भी एनर्जी वेव महसूस नहीं हुई, ये एक बहुत ही पावरफुल डिमोनिक एनर्जी वेव थी, इसका मतलब है कि यंग मास्टर वहां पर खतरे में हो सकते हैं। तो डोंगपिल उसे कहता है कि हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन क्या तुमने ऑर्डर्स को नहीं सुना था, मास्टर ने कहा था कि हमें यहीं पर रुकना है। तो वो उसे कहती है यही तो वजह है कि हमें फिर वहां पर जाना चाहिए उसकी रक्षा करने के लिए। तो हमारा डोंगपिल उसे कहता है कि इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि हमें यहीं पर रुकना होगा। तो रिन उसे कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, हमें उसके पीछे जाना चाहिए, वो इस वक्त खतरे में हो सकता है। तो डोंगपिल चिल्लाकर उसे कहता है कि बस करो, क्या तुम यहाँ पर ये चाहते हो कि हम लोग वहां पर जाकर उसके ऊपर बोझ बन जाएं। के साथ ही हमारा डोंगपिल उसे कहता है जरा बात को समझने की कोशिश करो, तुम उसके लिए दोस्त हो सकती हो और मैं उसके लिए पर्सनल बॉडीगार्ड हूं। मैं उसका पर्सनल बॉडीगार्ड होने के बावजूद उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर रुका हुआ हूं, क्योंकि उसने कहा था कि यहाँ पर रुकना है। अगर मैं यहाँ पर उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करूंगा तो फिर मेरे लिए यहाँ पर ज्यादा बड़ी डिसऑनर की बात है, जबकि तुम तो सिर्फ उसकी दोस्त हो। इसलिए तुम्हें इस बात को समझना होगा, जब भी यंग मास्टर यहाँ पर से जाता है और मुझे कहकर जाता है कि मुझे पीछे रुकना है, तो अगर मैं उसके पीछे जाता हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं। अब जबकि उसने खुद कहा है कि मुझे यहाँ पर रुकना है, इसका मतलब यह है कि जहां पर भी वो जा रहा है वहां पर खतरा बहुत ज्यादा होने वाला है। अगर उसे मेरी जरूरत होगी तो वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगा या फिर किसी ना किसी तरीके से हमें वहां पर बुला लेगा। फिलहाल के लिए उसे हमारी जरूरत नहीं है, या तो वो यहाँ पर हमें दूसरों से बचाना चाहता है या फिर अपने गुस्से से बचाना चाहता है, क्योंकि अब वो ऐसा एक डिमोनिक गार्ड बनता जा रहा है जो कि एक बहुत ही पावरफुल है और जो अपनी पावर्स को सही समय के पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है, क्योंकि मैं उसका पर्सनल बॉडीगार्ड हूं। मैंने पहले भी काफी बार उसे परसुएट करने की कोशिश की कि हर जगह के पर मुझे अपने साथ लेकर जाया करो, लेकिन वो मेरी नहीं सुनता। इसका मतलब यह है कि उसे पता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है। इसलिए तुम लोग यहाँ पर इस बारे में जो भी सोच रही हो वो ऐसा मत सोचो। तुम्हारे लिए वो एक दोस्त हो सकता है, लेकिन मेरे लिए और अंगवा के लिए वो एक लॉर्ड भी है, और साथ ही मेरे लिए वो यहाँ पर एक ऐसा मास्टर है जिसके यानी कि जो हमारे लिए यहाँ पर डीमन गार्ड भी है। तुम यहाँ पर अपने दोस्त को खो दोगी अगर वो मर जाता है, तो हम लोग यहाँ पर अपने लॉर्ड और साथ में अपने डीमन गार्ड को भी खो देंगे। हमें यहाँ पर उसके लिए ज्यादा सेंस ऑफ जिम्मेदारी है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि उसने खुद हमें यहाँ पर ऑर्डर्स दिए हैं। तुम्हारा डोंगपिल जो होता है उसे यहाँ पर पूरी तरह से बात समझा देता है, लेकिन साथ ही फिर से वहां पर उन्हें एक धमाके की आवाज आती है। तो अंगवा कहती है कि यंग लीडर क्या वो ठीक होंगे। तो मिस रिन वहां पर शर्मा भी रही होती है और साथ ही वहां पर
सोच रही होती है कि प्लीज यहाँ पर सेफली वापस आ जाना, क्योंकि आपको पता होगा, आपको याद होगा, क्योंकि इसकी शादी जो है वो हमारे स्योरियोंग के साथ होने वाली है। उसके डैड ने यह फैसला किया था। तो इसी के साथ ही अब यहाँ पर दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं बैटल का, जहाँ पर हमारा हाचिन जो होता है उन विचेस को बुरी तरह से काट रहा होता है। वो एक एक करके उन विचेस को मार रहा होता है। तो विचेस जो होते हैं उसके सामने टिक नहीं पा रही थी, क्योंकि वो अपनी डिमोनिक एनर्जी के साथ सामने की तरफ स्लैशेस लगाता है। तो वहां पर 9 जो होती हैं वो मर जाती है और उनमें से एक बचती है। तो जो एक बचती है वो कहते हैं कि ये बंदा तो एक मॉन्स्टर की तरह है, मुझे लगता है कि ये हमारी मास्टर के पावर लेवल के बराबर होगा या फिर मास्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता है। तो दूसरी तरफ से हमारा जो स्पीयरमैन होता है वो भी सोच रहा होता है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इस बंदे ने जहां पर इतनी आसानी के साथ इतनी सारी विचेस को कैसे मार दिया। इन 10 विचेस को मेरी पूरी टीम नहीं संभाल पाई। मेरे पास तकरीबन 100 स्पीयरमैन थे और इन सभी विचेस ने उन सभी को मार डाला है, और ऊपर से ये बंदा जहां पर अकेले इसने 9 विचेस को मार दिया है। तो हमारा हाचिन जो होता है 9 को मारने के बाद अब आगे बढ़ता है और कहता है मुझे लगा ही था कि जहां पर तुम ही सबको कंट्रोल कर रही हो, इसी वजह से मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहां पर इस फॉर्मेशन की सेंटर और तुम्ही ने इस फॉर्मेशन को क्रिएट किया था। पहले तो मैं तुम्हें मारने वाला था, तुम्हें मारता तो बाकी की फॉर्मेशन अपने आप टूट जाती, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए बचाया है क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पास वापस जाने का रास्ता है, यानी कि तुम्हें पता है कि वापस कैसे जाना है। तो मुझे यहाँ पर से एग्जिट चाहिए, मुझे तुम्हारे सीक्रेट डीमन क्वीन की बेस की लोकेशन चाहिए कि तुम्हारी मास्टर कमीनी बुड्ढी कहां पर छुपी हुई है। तो ये बात सुनते ही वो भी काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि इसको कैसे पता चला कि यहाँ पर फॉर्मेशन मैंने क्रिएट करने के ऑर्डर्स दिए थे। इसका मतलब यह है कि इसे सब कुछ पहले से पता था। जैसे मैंने फॉर्मेशन को बनाने का कहा था उसी वक्त इसे पता चल गया था कि इस फॉर्मेशन की कोर आई मैं हूं, और इसे यह भी पता चल चुका है कि मैं यहाँ पर इसे सीक्रेट डीमन क्वीन तक लेकर जा सकती हूँ। बाकी के सभी लोग इसे वहां तक नहीं पहुंचा सकती थी, इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर से कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि सीक्रेट डीमन क्वीन की लोकेशन के बारे में से पता ना चले। तो जैसी वहां पर अपनी खुदकुशी करने की कोशिश करती है, यानी कि वो खुद मरने की कोशिश करती है, इसी के साथ ही मां स्योरियोंग जो होता है वहां पर अपनी पावर्स को यूज करता है और अपनी पावर्स के साथ उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से मर सकती हो? तुम्हें पहले मुझे सीक्रेट डीमन क्वीन की सीक्रेट लोकेशन के बारे में बताना होगा कि वो कमीनी कहां पर छुपी हुई है। जब तक तुम यहाँ पर मेरे सामने तब तक तुम्हारी मौत भी तुम्हारी नहीं है, वो भी यहाँ पर मैं तुम्हें ग्रांट करूंगा, तभी तुम मर सकती हो। तुम्हारा हाजिन उसे खींचकर अपने पास लेकर आता है और उसे कहता है कि तुम अब मेरे सामने यहाँ पर कन्फेस करोगी। जहां तक कि पैंग रियोंग भी मेरे सामने नहीं टिक पाई, जो कि उसकी पर्सनल डिसाइपल है, तुम यहाँ पर क्या ही कर पाओगे। और इसी के साथ हमारा हाजिन अपनी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर डालता है और अपनी डेड हैंड को यूज करते हुए उसकी बॉडी के अंदर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद दिखाता है कि वो लड़की जो होती है वो तो मर जाती है, लेकिन हमारे हाजिन को इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो हाजिन कहता है देखो तो जरा सीक्रेट डीमन क्वीन की चॉइस को देखो, उसने यहाँ पर कुछ ऐसी लड़कियों को अपना सबॉर्डिनेट बना रखा है जो लड़कियां अपनी जान देने से भी नहीं कतराती। जब इस लड़की को लगा कि मैं यहाँ पर उसकी मास्टर तक पहुंच जाऊंगा तो इसने खुद यहाँ पर मरने की कोशिश की। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तुम भी यहाँ पर मर चुके होते। जब किसी के साथ स्पीयरमैन उसे कहता है तुम हो कौन, तो हाजिन उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम स्योरियोंग है। तो जैसे वो उसे अपना नाम बताता है तो वो कहता है ये तो डिमोनिक सेक्टर का यंग वॉरियर है, यानी कि डिमोनिक सेक्टर का कल्ट लीडर है। तुम्हारे हाजिन को उस लड़के का नाम भी पता होता है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम्हारा नाम उन यांग वी है? तो वो कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? तुम्हारा हाजिन कहता है कि बस मुझे पता चल गया क्योंकि मैंने इस लड़के की मेमोरीज को देखा है। इस लड़के की मेमोरीज के अंदर मुझे यहाँ पर तुम्हारा नाम भी पता चला और मुझे ये भी पता चला है कि तुम सीक्रेट डीमन क्वीन की तरफ गए थे ब्लड फोर्ट्रेस, यानी कि हमारे आयरन फोर्ट्रेस लॉर्ड का मैसेज लेकर, लेकिन उसने तुम्हें धोखा दिया और साथ ही तुम्हारे सारे साथियों को भी मार डाला है। तुम्हारा हाजिन इसी के साथ उसे कहता है कि अपने भाले को नीचे करो, तुम अपने भाले को मेरे खिलाफ यूज मत करना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर सबसे पहले तुम ही यहाँ पर मरने वाले हो। मुझे एक बात बताओ कि क्या तुमने स्टील ब्लड फोर्ट्रेस लॉर्ड को मैसेज भिजवा दिया, यानी क्या तुमने उसे बता दिया है कि सीक्रेट डीमन क्वीन ने उसे धोखा दिया? तो वो कहता है नहीं अभी नहीं। तुम्हारा हाजिन कहता है ये एक बहुत ही अच्छी बात है, इस वक्त हालात पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं और मुझे यहाँ पर इन हालात को कंट्रोल में लेने के लिए इस लड़के का भी फायदा उठाना चाहिए। इस वक्त सिचुएशन को अगर अपने हाथ में नहीं लिया तो सिचुएशन वाकई में हाथ से निकल जाएगी। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अपने मास्टर को एक लेटर भेज दो जहां पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ अपने मास्टर को बता दो और तब तक मैं तुम्हारी यहाँ पर रक्षा करूंगा। और तुम अपने साथियों का बदला लेना चाहते हो क्या? तुम्हारे अपने साथियों का बदला लेना चाहोगे? तुम्हारे साथ तुम्हारे 100 लोग थे जिनको सीक्रेट डीमन क्वीन ने मार डाला है। तुम्हें मुझे बस उसकी लोकेशन के बारे में बताना होगा, तुम मुझे उसके सीक्रेट अड्डे तक लेकर जाओ तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए उसका बदला लूंगा, तुम्हारे साथियों का बदला लूंगा। हालांकि मैंने यहाँ पर उस लड़की के दिमाग के अंदर से लोकेशन को ढूंढ निकाला है, लेकिन इसके बावजूद अगर तुम मेरे साथ चलोगे जो कि पर्सनली उस जगह से होकर आया तो फिर मुझे लगता है कि मेरे लिए उस जगह के पर पहुंचना ज्यादा इजी हो जाएगा। तो जहां पर हमारी एपिसोड 203 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन क्या सीक्रेट डीमन क्वीन तक पहुंच पाएगा या नहीं।
तो इस एपिसोड की शुरुआत में सीक्रेट डीमन क्वीन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सीक्रेट डीमन क्वीन अपने मिल्की वाटर के अंदर बैठी वहां पर एनर्जी को सोख रही होती है। किसी के साथ एक लड़की वहां पर आती है और उसे कहती है कि मास्टर सारे के सारे ग्रे पैरल्स टूट चुके हैं। इसका मतलब यह है कि ईवल विचेस मर चुकी हैं, 10 की 10 ईवल विचेस को किसी ने मार दिया है। तो ये बात सुनने के बाद उसकी मास्टर उसे कहती है अच्छा ऐसा क्या, और इसी के साथ ही मास्टर जो होती है वहां पर मिल्की वाटर के अंदर से उठकर खड़ी हो जाती है। जैसे वो उठकर खड़ी होती है और इसी के साथ ही वहां पर एक लंबा सांस लेती है, तो वहां पर जितना भी स्नोई मिल्की वाटर होता है वो सारा उसकी बॉडी के अंदर डायरेक्टली एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। तो इस बात से वो लड़की भी काफी हैरान होती है और कहती है कि मास्टर ने यहाँ पर अपनी टेक्निक को वाकई में अपग्रेड कर लिया है। पहले यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती थी और अब ये जिस एलिमेंट की एनर्जी को चाहे उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। यही तो विकेड एसेंस एब्जॉर्बिंग इवल आर्ट है। ये एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है। इसका मतलब यह है कि मास्टर ब्रेक थ्रू कर चुकी है और इसी के साथ ही वहां पर मास्टर की बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है। तो इसने यहाँ पर जिस टेक्निक को मास्टर किया उसे इवल गॉड्स मार्शल आर्ट कहा जाता है। वो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। तो वो लड़की उसके सामने सर झुकाती है और कहती है कि मास्टर आपको बहुत ज्यादा बधाई हो आपकी अचीवमेंट्स के ऊपर, आपने इस नई टेक्निक को मास्टर कर लिया। तो उसकी मास्टर पानी के अंदर से बाहर निकलती है और उसे कहते हैं ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, मुझे भी यहाँ पर और स्नोई मिल्की वाटर की जरूरत नहीं हो, ना ही यहाँ पर इसे एब्जॉर्ब करने की जरूरत है। ये टेक्निक को इवल गॉड टेक्निक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टेक्निक की मदद से मैं यहाँ पर कुछ और भी एब्जॉर्ब कर सकती हूँ, मैं दूसरों के लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब कर सकती हूँ। फिर साथ ही मास्टर उसे कहती है कि अब जबकि यहाँ पर इवल किंग 10 विचेस मर चुकी हैं, तो इसका मतलब यह है कि किसी न किसी ने तो यहाँ पर जो किया होगा, और अगर यहाँ पर स्केल ड्रैगन स्पीयरमैन अभी तक जिंदा है तो इसका मतलब यह है कि फोर्ट्रेस लॉर्ड को इस बारे में पता चल चुका होगा कि मैंने उसे धोखा दे दिया है। साथ ही वो उस लड़की से कहती है कि लेकिन लगता नहीं है कि कोई स्पीयरमैन ये कर सकता है, वो यहाँ पर मेरी 10 विचेस को तो अकेले बिल्कुल भी नहीं मार सकता। आखिर किसने यहाँ पर उसकी मदद की होगी 10 विचेस को मारने में। इसी के साथ ही हमारी जो सीक्रेट डीमन क्वीन होती है वो कहती है कि फोर्ट्रेस लॉर्ड ने जो मैसेज भिजवाया था वो ये था कि हांगबू क्लैन को डिस्ट्रॉय करने में और उसके ऊपर कब्जा करने में उसकी मदद की जाए। और साथ ही वो सोच रही होती है कि अब जबकि मैं इतनी स्ट्रॉन्गर हो चुकी हूँ कि मैं यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस लॉर्ड का मुकाबला कर सकती हूँ और उसे फाइट में हरा सकती हूँ, तो फिर मुझे उस कमीने बुड्ढे घुसड़ की बात मानने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही वो अपनी लड़की से कहते हैं कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, अब जबकि मुझे यहाँ पर अपनी पावर्स को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे लाइफ एसेंस की जरूरत है और बहुत सारे सैक्रिफाइसेस की जरूरत है, तो इसके लिए हम लोग हांगबू क्लैन में जाएंगे। जल्दी से वो अपनी लड़की से कहते हैं कि रेडी करो हमारे सभी के सभी जनरल्स को, 9 जनरल्स, 8 कैलेमिटीज, 7 डेथ, 6 क्लाउड्स और 5 गार्ड, सभी लोगों को रेडी करो। उसके पास जितनी फोर्सेस होती हैं वो सभी को मोबिलाइज करने का कहती है और कहती है कि सभी को रेडी करो, हम सभी लोग यहाँ पर से जाने वाले हैं हांगबू क्लैन में। अगर आयरन फोर्ट्रेस लॉर्ड ये चाहता है कि मैं उसके लिए हांगबू क्लैन के ऊपर कब्जा करूं तो मैं उसके लिए करूंगी, लेकिन हांगबू क्लैन के ऊपर कब्जा इसलिए करूंगी ताकि हांगबू क्लैन में मैं अपना बेस बना सकूं। तो वो उसे कहते हैं कि मैंने यहाँ पर अपना माइंड सेट कर लिया है, अब हम लोग जाकर पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करने वाले हैं और उसकी शुरुआत हम लोग अपने हीवनली ईवल फोर्ट्रेस को बनाकर करेंगे। हांगबू क्लैन के ऊपर मेरा राज होगा, हांगबू क्लैन के लीडर मैं बनूंगी और हम लोग उसे एक नया नाम देंगे जिसे हीवनली ईवल फोर्ट्रेस कहा जाएगा। तो इसी के साथ ही यहाँ पर से नेक्स्ट सीन अब हमें दिखाया जाता है आयरन फोर्ट्रेस का, जहां पर हमारे फोर्ट्रेस लॉर्ड जो होते हैं वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उनके सामने एक बड़ी सी स्टील की वॉल होती है, वो स्टील की वॉल के ऊपर अपनी तलवार के साथ क्रैक्स डालने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया, अपनी तलवारबाजी को बहुत ज्यादा स्पेशल बनाया और अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ अभी तक यहाँ पर इतनी इंक्रीज नहीं हो पाई कि वो इस बड़े से स्टील के डोर को तोड़ सके। तो ये उनके समय से पहले से यहाँ पर किसी ने डोर बनाया था, ये डोर उनके पहले से यहाँ पर मौजूद है, किसी ने यहाँ पर इस डोर को पहले भी तोड़ने की कोशिश किया लेकिन अभी तक कोई यहाँ पर इस दरवाजे को तोड़ नहीं पाया क्योंकि ये बहुत ही खास किस्म के स्टील के साथ बना है। तो फोर्ट्रेस लॉर्ड वहां पर सोच रहे होते हैं कि मैं अपने आप को यहाँ पर एक मार्शल मास्टर कैसे कह सकता हूँ जबकि मैं इस बड़े से स्टील के दरवाजे को भी नहीं तोड़ पा रहा। हमसे पहले लोग जो थे, मुझसे पहले जो लोग थे, उन लोगों ने स्टील के दरवाजे को बनाया था इस मकसद से कि हम में से कोई आगे जाकर इतना स्ट्रॉन्गर बने कि वो स्टील के दरवाजे को अपनी तलवार के साथ काट सके। मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूं लेकिन इसके बावजूद मैं उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहा। इसका मतलब यह है कि अभी भी यहाँ पर एक दीवार है जिसे पार करना बाकी है। तो इसी के साथ ही जनरल स्ट्रेटजिस्ट भागता वहां पर आता और कहता है कि सर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो वो उसे कहता है अब क्या हो गया? तो वो कहता है कि स्केल ड्रैगन स्पीयर मैन सभी के सभी मर चुके हैं, उनमें से सिर्फ एक जिंदा बचा है, उसने एक मैसेज भेजा है। तो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस लॉर्ड उसे कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है, किसने उन सभी लोगों को मार दिया, कौन कमीना यहाँ पर ऐसा आ गया जिसने हमारे स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के साथ पंगा लिया है। तो उसका एडवाइजर उसे बताता है कि सर सीक्रेट डीमन क्वीन, उसने यहाँ पर हमारे सभी लोगों को मारा है। जो बंदा जिंदा बचा है उसका नाम जैंग वी है और उसने हमें लेटर भेजा और उसने कहा कि वो इस वक्त भाग रहा है। सीक्रेट डीमन क्वीन की 10 विचेस उसके पीछे लगी हुई हैं। तो ये बात सुनने के बाद फोर्ट्रेस लॉर्ड उसे कहता है कि मुझे उस कमीनी के ऊपर पहले से ही शक था कि वो कमीनी जब स्ट्रांग हो जाएगी तो वो मुझे धोखा दे देगी। उसी के साथ एडवाइजर उसे कहता है सर एक और बात है। तो फोर्ट्रेस लॉर्ड उसे कहता है कि अब क्या हो गया, अब कौन सी बात है? तो उसे कहता है सर वो बंदा जो बच गया है जैंग वी, वो इस वक्त यंग लीडर सोरयोंग के साथ है।
सियोरियोंग सीक्रेट डीमन क्वीन को मारने के लिए उसके साथ आगे बढ़ा है। लेटर के अंदर लिखा है कि उसने कहा कि वो जैंगवी के साथ जितने स्पीयरमैन मरे हैं उन सभी का बदला लेने के लिए जा रहा है। तो ये बात सुनने के बाद फोर्ट्रेस लॉर्ड काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि हाई यंग लीडर जहां पर बिना हमें इन्फॉर्म किए, बिना हमें कुछ बताए, बिना किसी की नजर में आए जहां पर सीक्रेट डीमन क्वीन को मारने के लिए आगे क्यों बढ़ रहा है? क्या वो यहां पर हमारे खिलाफ जा रहा है? क्योंकि सीक्रेट डीमन क्वीन मेरी साथी है, इसका मतलब यह है कि उसने अपना माइंड बना लिया है। तो इसी के साथ ही वो अपने साथी से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम यहां पर जल्दी से अपनी लेजियन असुरा लेजियन आर्मी को रेडी करो। मैं चाहता हूं कि उन्हें यहां पर आसपास के एरिया में भेजो ताकि वो नजर रख सकें। मुझे जल्दी से बताओ कि इस वक्त राइटियस और राइटियस वॉर कहां तक पहुंची है, और दूसरी तरफ से मुझे यह बताओ कि वो 300 वॉरियर्स जो कि डिमोनिक कल्ट की तरफ से आए थे वो सारे इस वक्त कहां पर है, उन लोगों का इस वक्त उनकी नजर कहां पर है, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूं। और साथ ही वो सोच रहा होता है मुझे लगता है कि अब यहां पर एक डबल एज स्वॉर्ड होने वाला, डबल एज फाइट होने वाली है जिसमें मुझे यहां पर दोनों तरफ से खतरा है। एक तरफ से डिमोनिक कल्ट के वो 300 वॉरियर्स किसी भी एंगल से निकलकर मेरे पर अटैक कर सकते हैं, और दूसरी तरफ से मुझे यहां पर सीक्रेट डीमन क्वीन से भी खतरा है। इसी के साथ ही स्टील ब्लड फोर्ट्रेस लॉर्ड खुद भी वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि सियोरियोंग यानी कि डिमोनिक कल्ट का यंग मास्टर खुद भी इस सब सिचुएशन से नहीं बच पाएगा। एक तरफ तो मैं हूं, दूसरी तरफ डैम सोयोंग, और तीसरी तरफ से यहां पर अब सीक्रेट डीमन क्वीन आ गई है, यानी कि वो हम तीनों के बीच में यहां पर बुरी तरह से फंस जाएगा। तो क्या वो यहां पर जिंदा बाहर निकलकर जा पाएगा? तो यहां पर हमारी एपिसोड 204 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन सीक्रेट डीमन क्वीन तक पहले पहुंच पाएगा, क्योंकि वो हांगबू क्लैन के लिए निकलने वाली है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा कल्ट लीडर जो होता है यानी कि हमारा हाजिन जो होता है वो वापस आता है, और स्पीयरमैन भी उसके साथ ही होता है। तो हमारा डोंगपेल उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और इसी के साथ ही वो उससे पूछते हैं कि ये बंदा कौन है? तो हमारा हाजिन उन लोगों को बताता है कि ये एक स्पीयरमैन है, ये स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की तरफ से सीक्रेट डीमन क्वीन के पास गया था जहां पर इसकी पूरी टीम मारी गई है, और अब ये हमारे लिए एक हाउंड का काम करेगा, यानी कि हमारे लिए यहाँ पर एक हाउंड कुत्ते का काम करेगा जो कि हमें सीक्रेट डीमन क्वीन तक लेकर जाएगा। तो इसी के साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि वो सभी लोग जो होते हैं काफी ज्यादा परेशान लग रहे होते हैं। तो हमारा हाजिर उन सभी की तरफ देखकर सोच रहा होता है मुझे लगता है ये सभी लोग मेरी वजह से परेशान है, क्योंकि मैं इन सभी को यहाँ पर छोड़कर चला गया था। इसी वजह से इनके चेहरों से पता चल रहा है कि सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। तो इसी के साथ ही हाजिर उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमेशा ऐसा ही होता है और मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। तो वो डोंगबिल से कहता है कि डोंगबिल प्लीज मुझे माफ कर दो। तो वो कहता है लेकिन आप यहाँ पर माफी क्यों मांग रहे हैं? हाजिर उनसे कहता है कि हर बार अचानक ऐसे ही होता है, मैं अचानक यहाँ पर चले जाता और मुझे यहाँ पर तो इतना समय नहीं होता कि तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊं। हालांकि तुम मेरे गार्ड हो, इसके बावजूद मैं तुम्हें पीछे छोड़ जाता हूं, इसलिए प्लीज मुझे माफ करना। तो हमारा गार्ड माओ से कहता है कोई बात नहीं, अब मुझे लगता है कि आप यहाँ पर मेरी वफादारी के बारे में अच्छी तरह से सोचते हैं कि मैं आपका वफादार हूं, इसके बावजूद आप खुद मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाते। तुम्हारा हाजिर उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, और साथ ही उसे कहता है कि हम लोग इस बारे में बाद में सीरियसली बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि मैं तुम्हें इस बारे में बता देता हूं कि तुम मेरे लिए एक गार्ड की तरह बिल्कुल भी नहीं हो। मैं अपने गार्ड के तौर पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सोचता। तो ये बात सुनती हमारा गार्ड जो होता है यानी कि गार्ड माँ जो होता है डोंगबिल, वो काफी ज्यादा परेशान होता है कि उसे यहाँ पर उसका मालिक ये कह रहा है कि तुम उसके लिए गार्ड की तरह बिल्कुल भी नहीं हो, यानी कि बॉडी गार्ड है, पर्सनल बॉडी गार्ड है उसका। तो हमारी रिन भी वहां पर सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर डोंगबिल को इस बात से काफी ज्यादा हर्ट हुआ होगा क्योंकि वो इसका पर्सनल बॉडी गार्ड है, लेकिन हाजिन उसे कह रहा है कि वहां पर तुम इसके बॉडी गार्ड नहीं हो, शायद वो इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इसी वजह से तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक गार्ड की तरह बिल्कुल भी नहीं सोचता, बल्कि तुम्हें अपने एक सबॉर्डिनेट और एक दोस्त की तरह सोचता हूँ, यानी कि तुम मेरे लिए यहाँ पर इससे ज्यादा अहमियत रखते हो। तुम सिर्फ एक पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं हो बल्कि तुम मेरे दोस्त की तरह हो। तो इस बात से हमारा डोंगबिल काफी ज्यादा हैरान होता है। तो हाजिन उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अब शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं हो, ना ही तुम्हें यहाँ पर शर्माने की जरूरत है। मैंने पहले भी इस बारे में बात की थी, मैंने तुम्हें पहले भी 1-2 बार कह चुका हूँ कि तुम मेरे लिए दोस्त की तरह हो। तो वो कहता है जी अब मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, इसी वजह से आप इस तरह की बात कर रहे हैं। तुम्हारा हाजिर उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि बॉडीगार्ड का क्या काम होता है? हमेशा यहाँ पर जिस बंदे के तुम बॉडीगार्ड होते हो वो तुम्हारा लॉर्ड तुम्हें किसी वक्त भी यहाँ पर अपने चेस पीस की तरह यूज कर सकता है। जब भी यहाँ पर खतरा आएगा तो वो अपने बॉडीगार्ड को सामने कर देते हैं और खुद यहाँ पर अपनी जान बचाते हैं, क्योंकि उनके बॉडीगार्ड का यही तो काम होता है कि उनकी बॉडी को गार्ड करना है। लेकिन इस वक्त हालात काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि मैं पहले कभी ऐसा नहीं कर पाया, पहले तुम्हें कभी भी खतरे में नहीं डाल पाया, लेकिन इस बार तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए खतरा उठाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि सीक्रेट डीमन क्वीन के स्किल जो है वो पहले से काफी ज्यादा चुके हैं, और सिर्फ उसके नहीं बल्कि उसके पास काफी सारे स्किल सबॉर्डिनेट्स हैं, उसके पास काफी सारे उसके दोस्त और काफी सारे उसके गार्ड्स और साथी हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि इस बार तुम्हें मुझसे पहले आगे बढ़ना होगा, और इस बार खतरा काफी ज्यादा है। मेरी डिमोनिक कार्ड्स जो हैं वो इतनी खतरनाक हो चुकी हैं कि मैं यहाँ पर उनकी जो इवल 10 विचेस थी उनकी डिमोनिक कार्ड की वजह से मेरी डिमोनिक कार्ड्स खुद बहुत एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि मैं अपने लोगों को नुकसान पहुंचा दूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर आगे बढ़ो। तुम्हारे पास राक्षा वाजरा बॉडी
बॉडी है जो कि डिमोनिक आर्ट्स तो है, लेकिन इसके बावजूद वो शाओलिन की आर्ट्स के साथ भी मेल खाती है, जो कि तुम्हें सीक्रेट डीमन क्वीन और उसके साथियों की इवल आर्ट से बचाएगी। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर एक गार्ड की ड्यूटी पूरी करो और आगे बढ़ो। मैं चाहता हूं कि इस बार लीड तुम लो और जान लो कि इस बार तुम्हारी जान भी जा सकती है, क्योंकि ये मिशन बहुत सा खतरनाक होने वाला है। तो डोंगबिल कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी जान को भी दांव पर लगाऊंगा और आपके दिए हुए इस मिशन को जरूर पूरा करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद ही यहाँ पर आपके दिए हुए मिशन को पूरा करना है। मैं आपका बॉडी गार्ड, और पहली बार तो आप मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी गार्ड की जिम्मेदारियां दे रहे हैं। तो इसी के साथ ही वो चलाकर उसे कहता है कि जंग लीडर, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वो लोग अपनी कार्ड को लेकर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं और रास्ते में जाते हुए स्पीयरमैन जो होता है वो डोंगबिल से कहता है कि तुम सभी लोग मॉन्स्टर्स हो। तो डोंगबिल कहता है इस बात का क्या मतलब है। तो स्पीयरमैन से कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे डिमोनिक कल्ट के अंदर सभी लोग मॉन्स्टर्स हैं, जैसे कि तुम और तुम्हारा यंग लॉर्ड। तो फिर साथ ही उसे कहता है मुझे यहाँ पर अपने आप को एक जीनियस कहते हुए काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बचपन से ही मैं काफी ज्यादा जीनियस था और काफी ज्यादा होशियार था, और मैंने हर किस्म की मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया और स्पीयर के अंदर मैंने यहाँ पर सबसे बेटर किया, जिसकी वजह से अब मुझे यहाँ पर स्पीयरमैन कैप्टन बना दिया गया। मेरे पास पूरी 16 लोगों की एक यूनिट थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा कम रहा, जिसकी वजह से मैं इस उम्र के इस हिस्से तक पहुंच चुका हूं। मेरी एज 40 से ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारा यंग लॉर्ड जो है वो 30 का भी नहीं हुआ और वो अल्टीमेट पावर लेवल तक पहुंच चुका है, यानी कि मुझसे तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और तुम्हें देखकर भी लगता है कि तुम भी अभी तक 40 साल के नहीं हुए, इसके बावजूद तुम भी यहाँ पर मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग में काफी ज्यादा लेजीनेस दिखाई है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर्स के लेवल के बराबर भी नहीं आ सकता और अपने आप को जीनियस भी नहीं कह सकता। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर इस सब से बच जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे इससे काफी सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, और हो सकता है कि उसके बाद मैं भी यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने के बारे में सोचूं। मुझे लगता है कि मुझे दुनिया में बाहर निकलकर देखना चाहिए कि दुनिया में क्या कुछ है। ऐसे लगता है जैसे कि मैं कुएं में बैठे हुए एक मेंढक की तरह हूं। तो जैसे वो लोग वहां थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो स्पीयरमैन से कहता है कि आगे जाकर रास्ता 3 हिस्सों में बटेगा और हमें वहीं पर से राइट की तरफ मुड़ना होगा। तो इसी के साथ जैसे वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमारा जो स्पीयरमैन होता है उनसे कहता है कि कैरेज रोको, जल्दी से कैरेज को रोको। तो उन्हें कहता है कि अब क्या हो गया। तो वहां पर रास्ते में एक पेड़ के ऊपर एक बड़ा सा एरो लगा होता है, तो उसे कहता है यहीं पर रुक जाओ। तो वो लोग नीचे उतरते हैं और जाकर उस एरो को चेक करते हैं। तो डोंगबिल कहता है कि हमने पहले कभी इतना बड़ा और मोटा एरो नहीं देखा। तो वो उनसे कहता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर इसको गौर से देख पा रहे हो, इसे माउंटेन ब्रेकिंग आर्चर ने यूज किया है। माउंटेन ब्रेकिंग आर्चर गार्ड का ये एरो है जो कि इस तरह के एरोज को यूज करता है, और लगता है कि एक दिन पहले इस एरो को यूज किया गया है। डोंगबिल उससे पूछता है कि ये माउंटेन ब्रेकिंग आर्चर गार्ड कौन है। तो वो उससे बताता है कि सीक्रेट डीमन क्वीन की आर्मी के अंदर काफी सारे लोग हैं, जिनमें से उसके 5 स्पेशल गार्ड्स हैं। उसके पास 35 मार्शल मास्टर्स हैं, जिनमें से 9 जनरल्स हैं, 8 क्लैमिटीज हैं, 7 डेथ्स हैं, 6 क्लाउड्स हैं और 5 गार्ड्स हैं। उन 5 गार्ड्स के अंदर से माउंटेन ब्रेकिंग आर्चर गार्ड जो है, जो कि 5 गार्ड्स का कैप्टन है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर और पावरफुल है। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सीक्रेट डीमन क्वीन ने खुद ढूंढा, उनके टैलेंट्स को पहचाना और उनको पाल पोस कर बड़ा किया और उन सभी को यहाँ पर मार्शल मास्टर्स बना दिया है। तो माउंटेन ब्रेकिंग आर्चर गार्ड जो है, उसकी आर्चरी के बारे में कहा जाता है कि इस वक्त दुनिया में सबसे बेस्ट आर्चरी उसी की, यानी कि वो सबसे बेस्ट तीरंदाज है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं बल्कि वो फार्मलेस की को भी यूज कर सकता है, यानी कि फार्मलेस एरो की को यूज करते हुए अपने एरोज को यूज करता है। उसका निशाना हमेशा सटीक होता है और उसके निशाने के अंदर इतनी पावर होती है, किसी वजह से तो वो इतना हैवी एरो को भी यूज करता है, तब भी वो यहाँ पर अपने टारगेट को हिट कर सकता है। मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर अटैक हुआ है, वो लोग अपने ट्रेसेस को छोड़ते हुए यहाँ पर से आगे की तरफ बढ़े हैं। वो अपने ग्रुप को लेकर यहाँ पर से टाइयान की तरफ गए होंगे, यानी कि वो हांगबुक लैंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 205 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमें यहाँ पर शायद 5 गार्ड्स देखने को मिले। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमें पता चलता है कि यहाँ पर 5 गार्ड्स हैं, जिनमें से माउंटेन ब्रेकिंग आर्चर का एरो ने वहां पर मिलता है और उन्हें पता चलता है कि वो लोग टाइयान गांव की तरफ यहाँ पर से आगे की तरफ बढ़े हैं। तुम्हारा हाची जो होता है वो आगे बढ़ता है, जाकर उस एरो को पेड़ के अंदर से खींचकर निकालने की कोशिश करता है और कहता है सीक्रेट डीमन क्वीन के पास कब से यहाँ पर इस तरह के सबऑर्डिनेट्स आ गए। इसका मतलब यह है कि उसने अपनी आर्मी को काफी अच्छे से रेस किया है। जब वो उस एरो को खींचने की कोशिश करता है तो उसे काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तुम्हारा हाचिन कहता है कि इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा जोर लग रहा है। इसका मतलब यह है कि ये एरो बहुत ज्यादा स्पेशल है, और क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा और मोटा एरो है, जिसकी वजह से यहाँ पर जब इसे शूट किया गया है तो उसके अंदर काफी ज्यादा प्रेशर होना चाहिए और काफी पावर होनी चाहिए, तभी वो पेड़ के अंदर इतना ज्यादा अंदर तक धंसा है। तो वो उसे खींचकर बाहर निकाल लेता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये स्पेशल गार्ड जिसके बारे में कहा जा रहा है माउंटेन ब्रेकिंग आर्चर, उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होगी। तो यहीं पर से ताइयान शैंडोंग के एक छोटे से गाँव का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर गाँव के घरों को आग लगा दी गई होती है। वहां पर जितने लोग होते हैं सभी लोगों को मार दिया गया होता है। यहीं पर एक माँ बेटे को
दिखाते हैं कि वो बेचारी चिल्ला रही होती है, रो रही होती है और उनसे कह रही होती है कि प्लीज यहाँ पर हमें जिंदा छोड़ दो। तो उसके सामने एक गार्ड आता है जो कि 5 गार्ड्स में से एक होता है, उसे कहता है तो अब तुम यहाँ पर आखिरी बची हो, तो तुम दोनों तो यहाँ पर मेरे हाथ से मरोगी। तो इसको डेथ ब्लेड गार्ड कहा जाता है जो 5 गार्ड्स में से एक है। तो इसी के साथ ही साइड के ऊपर से एक लड़की निकल कर आती है और उसे कहती है कि बस करो, बहुत हो गया। तो डेथ ब्लेड गार्ड उसे कहता है कि क्या हो गया, मैं यहाँ पर बस क्यों करूँ। तो इसी के साथ ही वो लड़की ने अपने पाँव के नीचे एक और बंदे को पकड़ रखा होता है और वहीं पर उसे कहती है कि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे मजा करने दो, मैंने यहाँ पर कहा कि ये माँ और बेटा मेरे हैं, मैं इनको मारूंगी। तो ये लड़की भी 5 गार्ड्स में से एक होती है और इसका टाइटल स्लॉटरिंग हॉर्स गार्ड का होता है। तो वो लड़की जो होती है वहां पर अपने पाँव के नीचे जो उसने जिस बंदे के सर के पे पाँव रखा होता है उसको मार डालती है, फिर साथ ही वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक्स को यूज करती है जो कि सीक्रेट डीमन क्वीन भी यूज करती है। उन्हीं टेक्निक्स को यूज करते हुए वहां पर उस माँ बच्चे को दोनों को वहां पर वो मार डालती है और इसी के साथ ही वहां पर उसे कहती है कि यहाँ पर बाकी के सभी लोगों को भी मैं मारूंगी। जबकि डेथ गार्ड उसे कहता है कि तुम यहाँ पर सभी को क्यों मारोगी, तुम मेरा मजा खराब कर रही हो, इसे मैं मारने वाला था। तो स्लॉटरिंग हॉर्स उसे कहती है कि बस भी करो, तुम्हें यहाँ पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अभी तो यहाँ पर और भी आगे बहुत सारे गांव आएंगे, सभी लोगों को तुम मार लेना। तो उसे कहता है कि बस भी करो, मैंने यहाँ पर तुमसे ज्यादा लोगों को मारा है। फिर साथ ही हमारी जो स्लॉटरिंग हॉर्स उसे कहती है कि अब यहाँ पर अभी भी कुछ रह गए हैं। तो वो कहता है तो फिर ठीक है, उन सभी को मैं मार कर आता हूँ। तो इसी के साथ स्लॉटरिंग हॉर्स से कहती है नहीं, वो सभी लोग मास्टर्स है, तुम उन सभी को नहीं मार सकते। तो ये बात सुनने के बाद डेथ ब्लेड गार्ड वहीं पर रुक जाता है, जबकि इसी के साथ एक कैरो जो होता है दोनों के बीच में वहां पर आकर गिरता है। तो माउंटेन शैटरिंग आर्चर होता है वहां पर आता है और लोगों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर आपस में बहस करना बंद करो, तुम लोग यहाँ पर अपनी इंटरटेनमेंट को बंद करो, क्योंकि यहाँ पर हमारी सीक्रेट डीमन क्वीन जो है वो तुम्हें बुला रही है और जहाँ पर हमें अपने मिशन को पूरा करना है। तो माउंटेन ब्रेकिंग आर्चर जो होता है क्योंकि इनका कैप्टन होता है और वो यहाँ पर सीक्रेट डीमन क्वीन का लाडला भी है, इसी वजह से वो उनके ऊपर ऑर्डर चला रहा था, जिसकी वजह से बाकी के सभी लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। स्पेशली डेथ ब्लेड गार्ड जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है ये कमीना, किसी ना किसी दिन इस कमीने को मैं मार डालूंगा, मैं अपने इस ब्लेड को अपनी इसकी चेस्ट के अंदर डालकर इसके हार्ट को चीर डालूंगा। तो उसे कहती है शांत रहो। तो वो कहता है मैं यहाँ पर कैसे शांत रहूं, तुम क्या इसके ऊपर गुस्सा नहीं करती, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता। तो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर इसके ऊपर गुस्सा करके करूंगी भी क्या, जबकि मास्टर इसे बहुत ज्यादा पसंद करती है, मास्टर हम सभी में से ज्यादा प्यार इसको करती हैं। साथ ही उसे कहती है लेकिन मुझे लगता है कि मास्टर अगर इसे पसंद करते हैं या फिर इसे ज्यादा चाहती है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर इतनी एबिलिटीज होंगी, इसी वजह से इसे नफरत करने का फायदा नहीं है। और इसी के साथ ही वो लोग वहां से आके बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस गांव का जो मेयर होता है उनके सामने घुटने टेक कर बैठा होता है और उसके सामने सीक्रेट डीमन क्वीन होती है। तो बुड्ढा उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे मारकर क्या मिलेगा, मैं तो वैसे बुढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास वैसे जिंदगी के बहुत ही कम दिन बचे हैं, इसलिए अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ देती हो तो फिर मैं यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो तीनों गार्ड्स भी उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और सीक्रेट डीमन क्वीन जो होती है उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर जिंदा रखने का फायदा कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकती हूँ अगर तुम मेरा एक काम करो। तो अब मुझे बताओ कि क्या तुम वाकई जिंदा रहना चाहते हो। मैंने सुना है कि तुम हांगवू क्लैन के साथ कनेक्टेड हो, अगर तुम लोग यहाँ पर से एक सिग्नल छोड़ो तो हांगवू क्लैन के लोग भागते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। तो क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए एक काम करोगे, क्या तुम उनको सिग्नल दोगे या फिर तुम मुझे बताओगे कि हम उनको सिग्नल कैसे दे सकते हैं। मेरे पास इतना सब्र नहीं है, जल्दी से जल्दी हांगवू क्लैन के एलीट्स वॉरियर से मिलना चाहती हूँ और उनसे फाइट करना चाहती हूँ। तो इसी के साथ ही उसे कहता है लेकिन तुम हो कौन। तो सीक्रेट डीमन क्वीन तो उसे जवाब नहीं देती, जबकि डेथ ब्लेड गार्ड उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर धीरे से बात करो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम इस वक्त सीक्रेट डीमन क्वीन जो कि इविल गार्ड की सक्सेसर है और जहाँ पर दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उनके सामने बैठे हो। तो ये बात सुनने के बाद मेयर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि जो तो वाकई में सीक्रेट डीमन क्वीन है। सीक्रेट डीमन क्वीन उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है, ये बात वाकई में सच है कि मैं बहुत ही जल्दी इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बनने वाली हूँ, सभी मार्शल मास्टर्स मेरे सामने अपने घुटने टेकेंगे। फिर साथ ही उसे कहती है कि अब जल्दी से बताओ कि मैसेज भेजने का क्या तरीका है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो। तो इसी के साथ ही मेयर उसे कहता है कि यहाँ पर हम लोगों ने कुछ एक्सप्लोजिव्स को रखा हुआ है, अगर आप लोग सामने की तरफ जाएंगे वहां पर एक रूम है, उसके अंदर एक्सप्लोजिव्स पड़े हुए हैं, उनमें से ब्लू कलर वाले एक्सप्लोजिव्स को यूज करना। जब तुम ब्लू वाले एक्सप्लोजिव्स को आसमान के ऊपर छोड़ोगे तो उसी के साथ ही हांगवू क्लैन के सबसे एलीट वॉरियर्स जो है वो यहाँ पर भागते हुए आ जाएंगे हमारी मदद करने के लिए। हांगवू क्लैन के एलीट्स यहाँ पर आएंगे और तकरीबन उन्हें 6 घंटे लग ही जाएंगे यहाँ पर आते आते। तो सीक्रेट डीमन क्वीन उसे कहती है क्या बस इतना ही। तो मेयर उसे कहता है जी बस इतना ही है। तो वो उसे कहती है ये तो बहुत ज्यादा आसान था। तो इसी के साथ मेयर उसे कहता है कि अब मैंने आपको तरीका बता दिया, प्लीज यहाँ पर मुझे छोड़ दे। तो इसी के साथ सीक्रेट डीमन क्वीन अपनी उंगली को वहां पर घुमाती है और अपनी उंगली को घुमाकर एक स्लैश लगाकर उसकी गर्दन काट देती है, उस मेयर को वहीं पर मार डालती है और कहती है कि वैसे भी तुमने यही कहा था ना कि तुम्हारे पास बहुत ही कम दिन बचे हैं क्योंकि तुम बुढ़े हो चुके हो, तो दो बहुत ही कम दिन गुजार कर तुम करोगे क्या, अगर अभी यहाँ पर मर जाते हो तो ज्यादा बेहतर नहीं है। तो इसी के साथ ही उसके गार्ड जो होते हैं वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और वहां पर वो भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर साथ ही वो कहती है कि जल्दी यहाँ पर वो लोग आने वाले हैं और वो आर्चर गार्ड से कहती है तुम्हें यहाँ पर सभी के ऊपर ध्यान
रखना होगा। और साथ ही उसे कहती है कि जैसा कि चीफ ने यहाँ पर कहा है उस मैसेज के मुताबिक जाओ उस रूम के अंदर, जाकर वहां पर से बॉम्ब को फोड़ो ताकि सिग्नल मिल सके और एलीट वॉरियर्स यहाँ पर आ सके। तब तक मैं यहाँ पर सो लेती हूँ। तो हमारा आर्चर उसे कहता है क्या मैं यहाँ पर सभी डेड बॉडीज को जला दूं या फिर इनको ठिकाने लगा दूं। तो वो उसे कहती है लेकिन क्यों, यहाँ पर इन सभी से कोई दिक्कत नहीं हो रही। जब किसी के साथ ही गार्ड और बाकी के सभी लोग सोच रहे होते हैं कितनी सारी डेड बॉडीज यहाँ पर पड़ी है, तकरीबन 100 से भी ज्यादा गांव वालों को हमने मारा, उनकी डेड बॉडीज और उनका ब्लड और यहाँ पर उसके अंदर से स्मेल आ रही है। लेकिन इसके बावजूद सीक्रेट डीमन क्वीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां पर लाशों का ढेर पड़ा होता है, वो उस ढेर के ऊपर जाकर लेट जाती है। तो हमारा आर्चर कहता है इसका मतलब यह है कि सीक्रेट डीमन क्वीन ने इवल गार्ड की टेक्निक्स को मास्टर कर लेने के बाद अब ये एक इंसान नहीं रही बल्कि इंसान के लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी है। तो सीक्रेट डीमन क्वीन उन्हीं वहां पर डेड बॉडीज के ढेर के ऊपर ही जाकर बड़े आराम से लेट जाती है, यानी कि उसे वहां पर ब्लड और डेड बॉडीज की स्मेल की वजह से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 206 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सीक्रेट डीमन क्वीन जो होती है उस गांव के अंदर सभी लोगों को मार डालती है। और इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में हांगबू क्लैन का सीन दिखाते हैं कि हांगबू क्लैन के लीडर के पास यहाँ पर एक मैसेंजर आता है और उसे कहता है कि हांगबू क्लैन की तरफ से 300 एलीट वॉरियर्स को भेजा गया था उस गाँव में मदद करने के लिए। जहां पर से डिस्ट्रेस सिग्नल मिला था वहां पर ब्लू कलर का बॉम्ब फोड़ा गया था और हमारे एलीट वॉरियर्स वहां पर गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आ पाया। और हम लोग इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि सभी के सभी मर चुके हैं। 300 ह्यूमनली फिस्ट डीमंस जो है यानी हमारे जो वॉरियर्स हैं वो सारे के सारे वहां पर मर गए हैं। तो ये बात सुनने के बाद लीडर उसे कहता है ये किसका काम है, क्या तुम्हें लगता है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस ने किया है, जहां पे डिमोनिक सेक्टर ने किया है। तो उसका मैसेंजर उसे कहता है कि सर अभी तक हम इस बात को कंफर्म नहीं कर पाए कि ये किसका काम है। तो इसी के साथ ही मास्टर हांगबू उसे के साथ उसे कहते हैं कि एक ऐसा दुश्मन जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता कि हमारा दुश्मन कौन है। हमारे 300 वॉरियर्स पहले से मर चुके हैं, यानी कि हमारा सेक्टर इस वक्त काफी बड़े खतरे में है। तुम जहां पर उनकी फोर्सेस के बारे में बता सकते हो कि उनकी फोर्सेस कितनी बड़ी होंगी। तो उसका मैसेंजर उसे कहता है कि सर जितना यहाँ पर उन्होंने ट्रेसेस छोड़े हैं उन ट्रेसेस को देखने के बाद तो लगता है कि एक बहुत ही छोटा सा ग्रुप है, यानी कि ज्यादा लोग नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 300-400 वॉरियर्स या फिर 1000 वॉरियर्स हों। तो मास्टर हांगबू से कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, एक छोटा सा ग्रुप यहाँ पर हमारे 300 वॉरियर्स को कैसे हरा सकता है। और जो 300 वॉरियर्स जो थे हांगबू क्लैन के एलीट वॉरियर्स थे, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा कोई कर सकता है। तो उसे कहता है कि सर अगर मैं यहाँ पर अंदाजा लगाऊं तो उस जगह के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 50 लोग होंगे। 50 लोगों ने मिलकर यहाँ पर हमारे 300 लोगों को मार डाला। और इस बात से मास्टर हांगबू भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 50 लोग हमारे पूरे 300 एलीट वॉरियर्स को कैसे मार सकते हैं। और साथ ही उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कभी यहाँ पर एक इमरजेंसी अलर्ट को जारी करो, सभी लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए और हमारे जितने भी स्पेशलिस्ट और जितने वॉरियर्स हैं सभी लोगों को वापस बुला लो ताकि सेक्टर की रक्षा की जा सके। तो वो कहता है जी सर, लेकिन इसी के साथ ही वहां पर महल जो होता है हिलना शुरू हो जाता है। उन्हें वहां पर एक आवाज आती है धमाके की। तो वो लोग कहते हैं कि अब अचानक से धमाका कहां पर हुआ है। तो जैसे वहां पर बाहर का सीन दिखाते हैं तो बाहर की दीवार टूट चुकी होती है, तो उनके ऊपर अटैक होता है। सीक्रेट डीमन क्वीन वहां पर अंदर आ जाती है। तो इसी के साथ ही मास्टर हांगबू कहते हैं कि ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर जिसने आकर हमारी दीवार को तोड़ा है, जिसने ये धमाका किया है, उसकी पावर्स तो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, यानी कि वो ओवरवेलमिंगली स्ट्रांग है, वो प्रोफाउंड ह्यूमन राम से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो डीमन क्वीन अंदर आने के बाद से कहती है तो क्या तुम ही हांगबू क्लैन के पैट्रियार्च हो, चलो जल्दी से यहाँ पर अपनी नई क्वीन के सामने घुटने टेको, क्योंकि मैं आज के बाद से शैंडोंग की नई क्वीन हूँ, जहाँ पर मैं अपना नया बेस बनाने वाली हूँ और तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें इस गाँव का दिखाया जाता है जहाँ पर सीक्रेट डीमन क्वीन आई थी और उसने आकर इन सभी लोगों को मार डाला था। और साथ ही वहां पर अब एलीट 300 वॉरियर्स की डेड बॉडीज भी वहीं पर पड़ी होती हैं। तो ये देखने के बाद सभी लोग कहते हैं कि देखो तो जरा इस जगह की क्या हालत हो गई है। और जहां पर इन सभी सोल्जर्स की बॉडीज को देखने के बाद तो लगता है कि ये लोग हांगबू क्लैन के टॉप क्लास के एलीट वॉरियर्स हैं। तो हमारा डोंगपिल उनसे कहता है लेकिन इन सभी लोगों के साथ ये किसने किया होगा, मैंने बहुत सारी बैटलफील्ड्स का सामना किया है और मैंने डेमोनिक फैक्शंस की बैटलफील्ड्स को भी देखा है, लेकिन कोई भी यहाँ पर इतनी क्रूरता के साथ सोल्जर्स को नहीं मारता। तुम्हारा हाचिर उसे कहता है कि ये यहाँ पर किसी फौज का काम नहीं है बल्कि एक बंदे का काम है। तो डोंगपिल कहता है इस बात का क्या मतलब है, क्या आपको लगता है कि डीमन क्वीन ने अकेले ये सब कुछ किया होगा, क्या डीमन क्वीन अकेले ये सब कुछ कर सकती है। तो हाजिन उसे कहता है कि हाँ यहाँ पर वो अकेले ये सब कुछ कर सकती है। क्या तुम यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर देख पा रहे हो, ग्राउंड के ऊपर फाइटिंग के कोई निशान नहीं है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई फाइट नहीं हुई, बल्कि जैसे ये एलीट वॉरियर्स जगह के ऊपर पहुंचे इसी के साथ ही वो सभी लोग से देखकर हैरान हो गए होंगे, क्योंकि सीक्रेट डीमन क्वीन ने किसी स्पेशल टेक्निक को यूज किया होगा, किसी स्पेशल फॉर्मेशन या फिर किसी ऐसी फॉर्मेशन के साथ जिससे कि उन सभी लोगों को फाइट बैक करने
करने का वक्त ही नहीं मिला होगा। डीमन क्वीन ने जहां पर उन सभी के ऊपर इंस्टेंटली अटैक करके उन सभी को एक ही झटके में मार डाला होगा। और साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वो सोच रहा था अगर वो यहाँ पर 300 डिमोनिक वॉरियर्स 300 वॉरियर्स को एक साथ यहाँ पर मार सकते हैं, इसका मतलब यह है कि वो मेरी तरह यहाँ पर पीक ट्रांसेंडेंस नाम में पहुंचने वाली है। वो यहाँ पर उस लेवल पर पहुंचने वाली है जिस लेवल के ऊपर मेरे लिए भी उसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी वो उस लेवल के ऊपर नहीं और मुझे जल्दी करनी होगी। तो इसी के साथ ही वहां पर जो स्पीयरमैन होता है उनसे कहता है कि यंग मास्टर अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। लगता है कि डीमन क्वीन यहाँ पर से हांगबू क्लैन की तरफ आगे बढ़ रही है। उसने यहाँ पर जानबूझकर हांगबू क्लैन के 300 एलीट वॉरियर्स को मार डाला है। उसने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो सब कुछ उसने जानबूझकर किया है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो इसके अलावा हांगबू क्लैन के ऊपर कब्जा करना या फिर हांगबू क्लैन के लोगों को हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता था। उसने यहाँ पर इस गांव के लोगों को चारे की तरह यूज किया और उनके एलीट वॉरियर्स को यहाँ पर बुला लिया, जिसकी वजह से अब यहाँ पर उनके एलीट वॉरियर्स उनके पास नहीं है। तो यहाँ पर उन सभी को मारने के बाद वो बड़ी आसानी से हांगबू क्लैन में जा सकती है और वहां पर जाकर उन सभी को भी मार सकती है। तो इसी के साथ ही फिर से वहां पर ग्राउंड के अंदर कंपन महसूस होती है। तो वो लोग कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लगता है कोई पावरफुल फोर्सेस हमारी तरफ आगे बढ़ रही हैं। तो हमारा हाजिन कहता है मुझे लगता है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग यहाँ पर फाइनली आ चुके हैं, या तो यहाँ पर ये रीइंफोर्समेंट्स हो सकती है या फिर यहाँ पर ये हमारे लिए आए होंगे। तो इसी की तरह साथ ही हमारे हाजिन को सब कुछ पता होता है। उसे पता होता है कि यहाँ पर ये सभी लोग जितनी तेजी के साथ पहुंचे हैं इसका मतलब यह है कि उन्हें इस बारे में पता चल चुका है, क्योंकि हमारे हाजिन ने खुद ही यहाँ पर स्पीयरमैन के हाथ से उन्हें एक लेटर भिजवाया था और कहा था कि वो सीक्रेट डीमन क्वीन के पीछे जाने वाला है। और अब जबकि यहाँ पर वो लोग उसके खिलाफ हो चुके हैं, जिनके स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लॉर्ड ने जानबूझकर अपनी आर्मी को हमारे हाजिन को सबड्यू करने के लिए यहाँ पर भेजा है। तुम्हारा हाजिन जो होता है वहीं पर से डोंगपिल से कहता है कि डोंगपिल क्या तुम अपनी साइड को संभालोगे। तो डोंगपिल अपनी तलवार निकालता है और स्पीयरमैन की गर्दन के ऊपर रख लेता है और उसे कहता है अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। हालांकि तुम अभी तक यहाँ पर हमारे गाइड बनकर हमें यहाँ तक लेकर आए हो, लेकिन अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया तो मैं तुम्हारे पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाऊंगा। और इसी के साथ ही वहां पर जो सोल्जर्स आते हैं वो रुक रहे हैं और उसे कहते हैं क्या तुम ही डिमोनिक यंग मास्टर हो। तो हाजिन उसे कहता है कि हाँ मैं ही डिमोनिक कल्ट का यंग मास्टर हूँ। तो सोल्जर्स का कैप्टन उसे कहता है तो क्या यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो तुमने किया है, क्या यहाँ का ये सारे का सारा खून खराबा तुमने किया है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि जरा अपना मुंह संभाल कर बात करो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई ऐसा इंसान हूँ जो यहाँ पर आकर इस तरह की क्रूरता फैलाऊंगा। हम लोग डिमोनिक सेक्टर से, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग तुम्हारी तरह जालिम है जो इस तरह के काम करें, ये हमारा काम नहीं है। तो फिर साथ ही कैप्टन उसे कहता है कि हमें यहाँ पर फोर्ट्रेस लॉर्ड ने ऑर्डर दिए हैं, उन्होंने यहाँ पर जो ऑर्डर्स दिए उनके मुताबिक तुम्हें यहाँ पर हमारे स्केल ड्रैगन स्पीयरमैन को छोड़ना होगा। साथ ही तुम्हें यहाँ पर वजह बतानी होगी कि आखिर तुम यहाँ पर शैंडोंग की तरफ आगे क्यों बढ़ रहे हो। अगर तुम हमें वजह नहीं बता पाए और साथ ही तुम सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस तुम्हें यहाँ पर अपना दुश्मन मान लेगा और इसी के साथ ही हम तुम्हारे पर अटैक करेंगे। तो हमारा हाजिन आगे ससना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुम यहाँ पर कोई बेवकूफ तो दिखाई नहीं देते, फिर तुम यहाँ पर इस तरह की बात कैसे कर सकते हो। आखिर हम लोग दोस्त थे ही कब, हम लोग कुछ वक्त के लिए यहाँ पर एक दूसरे का साथ दे रहे थे, अपने मकसद को हासिल करने के लिए हमने एक दूसरे के साथ एक समझौता किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग दोस्त बन जाते हैं। हम लोग शुरुआत से दुश्मन थे, यहाँ तक कि राइटियस सेक्टर्स और हम लोग भी आपस में दुश्मन है, लेकिन इसके बावजूद मैं राइटियस सेक्टर्स में भी गया और उनके साथ मैंने जाकर डीलिंग की है। तो कैप्टन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर फिर आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ कि जल्दी से हमारे स्पीयरमैन को छोड़ दो। अगर तुम उसको छोड़ देते हो और साथ ही में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देते हो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम्हारा हाजिन आगे से उसे ना बोल देता और कहता है कि मैं तो यहाँ पर ना ही करने वाला हूँ, अब बताओ तुम मेरा क्या उखाड़ सकते हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 207 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये सभी सोल्जर्स क्या हमारे हाजिन के हाथ से मरने वाले हैं या फिर कुछ और होगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा कि कैप्टन जो होता है हमारे हाजिन से कहता है कि चुपचाप यहाँ पर हमारे कैप्टन को छोड़ दो, हमारे स्पीयरमैन को छोड़ दो और साथ ही हमारे सामने यहाँ पर अपनी रीजन बताओ। तो हमारा हाजिन उसे ना बोल देता, जिस पर वो सभी लोग जो थे अपनी तलवारें उठा लेते और कहते हैं इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर हमारे दुश्मन हो। और साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने यहाँ पर हमारे स्पीयरमैन को हॉस्टेज बना लिया है तो फिर तुम यहाँ पर बच पाओगे, नहीं तुम नहीं बच पाओगे। और दूसरी तरफ हमारा हाजिन जो होता है उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमने यहाँ पर इसको क्यों पकड़ा होगा। तुम लोग जानबूझकर यहाँ पर अपनी बातों को घुमा रहे हो, यानी कि तुम लोग इस बात को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। मेरा मकसद बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं यहाँ पर तुम्हें गुस्सा दिलाना नहीं चाहता, ना ही तुमसे फाइट करना चाहता हूं। तो कैप्टन उसे कहता है कि जब तुमने यहाँ पर हमारे स्पीयरमैन को बंदी बनाया था उसी वक्त तुमने यहाँ पर ये फैसला कर लिया था कि तुम हमारे दुश्मन हो। हमारा हाजिन उसे कहता है तो तुम्हें लगता है कि ये हमारी गलती है और इसी के साथ ही वो आगे से खामोश हो जाता है। जबकि हमारा हाजिन कहता है कि अब जल्दी से उसे बाहर निकालो, मुझे पता है कि वो भी तुम्हारे साथ आया है। तो ये बात सुनने के बाद कैप्टन उसे कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर मैं किसके बारे में बात कर
रहा हूँ और उससे भी बताया कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब जल्दी से उस एल्डर से कहो कि वो बाहर आ जाए। तो एल्डर वहां पर पीछे होता है और हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि लगता है कि फाइनली यहाँ पर मेरा वक्त आ चुका है सभी के सामने आने का। तो वो सभी लोग कहता है कि ये क्या क्या जहाँ पर कोई है। तो वहां पर पीछे कोई हवा में उड़ रहा होता है। तो वो सभी लोग उसे देखकर काफी हैरान होते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये वही हो सकता है। ये तो 8 फॉर्म्स ऑफ द क्लाउड ड्रैगन टेक्निक है जिसको वो यूज कर रहा है, यानी कि इस वक्त ये रामा फिलनाइटमैन में है। तो ये कुनलून का एक एग्जाइल मास्टर होता है, यानी कुनलून का रिटायर्ड मास्टर होता है जिसे कुनलून से निकाल दिया गया था। तुम्हारा हाजिन कहता है कि सिर्फ वो सिर्फ एक ही एल्डर इस टेक्निक को यूज कर सकता है। तो हाजिन उसे कहता है कि यहाँ पर देखो तो जरा, इस वक्त मेरे सामने कौन खड़ा है, कैसा डिसाइपल जिसने यहाँ पर अपने मास्टर को मारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से यहाँ पर उसे उसके सेक्टर के अंदर से धक्के देकर निकाल दिया गया था। तो मास्टर जियोन सैक, 6 सन डीमन लैंस, तो तुम यहाँ पर अभी तक जिंदा हो। तो वो कहता है कि लड़के तुमने यहाँ पर मुझे देखकर ही पहचान लिया, मेरी टेक्निक्स को देखकर तुमने मुझे पहचान लिया कि मैं कौन हूँ। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ, यहाँ पर कुनलून की टेक्निक्स को पहचाना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब जबकि यहाँ पर कुनलून के मेन सेक्टर से तो कोई भी यहाँ पर नहीं आने वाला, तो उसके अलावा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कमीना इंसान हो सकता है जो कि इस वक्त डैम सोयोंग के साथ मिला हुआ होगा, और वो तुम्हारे जैसा ही एक एल्डर हो सकता है जो कि कमीना क्रिमिनल है। मास्टर जियो सॉक भी से कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा और तुम्हारी नजर काफी ज्यादा तेज है जो तुम यहाँ पर मुझे देखकर ही पहचान सकते हो। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीमन क्वीन को टारगेट करने के लिए, एक बार डीमन क्वीन मर गई तो उसके बाद मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। मेरा तुम लोगों के साथ कोई भी झगड़ा नहीं है, तो तुम लोग यहाँ पर से चुपचाप वापस जा सकते हो। तो एल्डर जो होते हैं वहां पर स्क्वाड्रन कैप्टन से पूछते हैं कि बताओ कि तुम्हारे ऑर्डर्स क्या हैं। तो वो कहता है कि हमारे ऑर्डर्स तो बहुत ज्यादा सिंपल है, अगर यंग मास्टर हाजिन पीछे हटने से मना करता है तो उसके ऊपर अटैक करके उसे मारने के ऑर्डर हैं। तो इसी के साथ ही एल्डर कहता है कि लो, यहाँ पर हमारे ऑर्डर्स तो बहुत ज्यादा सिंपल हैं। तो कैप्टन उसे कहता है लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर इसके बारे में ऑर्डर्स मिले थे कि ये अल्टीमेट डिमोनिक राम में पहुंच चुका है, यानी कि ये हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए इसे रोक कर रख पाओगे, तब तक हम लोग स्पीयरमैन को बचा लेते हैं। तो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें लगता है कि मैं इसे थोड़ी देर के लिए रोक कर रखूंगा, बल्कि ऐसा लगता है कि मैं तो यहाँ पर इस लड़के को मार डालूंगा, मैं तो यहाँ पर इस लड़के का गला काटने वाला हूँ, अपने स्पीयर को इसके गले के अंदर दंसा दूंगा। जबकि दूसरी तरफ हमारा हाजिन जो होता है वो डोंगपिल को वॉइस मैसेज भेजता है और उसे कहता है कि डोंगपिल जैसी मैं सिग्नल दूं, अंगवा और मिस रिन को लेकर यहाँ पर से भागकर कैरेज के अंदर चले जाना। मैं चाहता हूँ कि इन सभी को अपने साथ लेकर हांगबू क्लैन में पहुंच जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आने वाला हूँ। तो इसी के साथ दिखाता है कि वो स्पीयरमैन जो होता है उसने अपने हाथ में एक नाइफ पकड़ रखा था जो कि उसने अपने बाजू में छुपा रखा था, और उस नाइफ के साथ वो जैसे हमारे हाजिन या फिर हमारे डोंगपिल के ऊपर अटैक करने वाला होता है, इसी के साथ डोंगपिल उसकी गर्दन काट देता है और कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में सोचा भी तो तुम्हारी गर्दन काटने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा। जैसे वो वहां पर मरता है तो बाकी के सभी लोग भी अब यहाँ पर चौकन्ने हो जाते हैं और सभी लोग कहते हैं कि इन कमीनों ने जहाँ पर हमारे स्पीयरमैन को मार दिया, इन्होंने होस्टेज को मार दिया, तो अब यहाँ पर हमारे पास बचने हमारे पास रुकने का कोई फायदा नहीं है, यानी कि हम लोग अब इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो हाजिन अंगवा से कहता है कि अंगवा जल्दी से पीछे की तरफ भाग, और अंगवा को लेकर वहां से भागना स्टार्ट करता है। जबकि हमारा हाजिन जो होता है इसी के साथ ही अपनी तलवार के अंदर अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करते हुए एल्डर के ऊपर जाकर अटैक करता है। एल्डर भी अपनी डंडे को सामने की तरफ करते हुए इसके अटैक को ब्लॉक करते हैं, लेकिन वहां पर एक बहुत ही पावरफुल और जबरदस्त धमाका होता है। दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर मास्टर हांगबू जो कि हांगबू प्लान के पैट्रियार्च हैं बुरी तरह से मात खा चुके होते हैं, और हमारी सीक्रेट डीमन क्वीन उसे गले से पकड़कर खड़ी होती है और उसे कहते हैं देखो तो जरा, मैं भी इस बात से काफी हैरान हो रही हूँ। मैं जहां पर यही सोच रही थी कि हांगबू क्लैन जैसा एक छोटा सा क्लैन जो कि इतना पावरफुल भी नहीं है, वो इतने सालों से यहाँ पर अपनी दाग जमाकर क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि इस सेक्टर का पैट्रियार्च काफी ज्यादा पावरफुल है और तुमने मुझे बहुत ही टफ बैटल दी है। लेकिन अफसोस कि अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है, क्योंकि शैनडोंग का ये हांगबू क्लैन अब यहाँ पर मेरे फोर्ट्रेस का हिस्सा बनने वाला और मैं यहाँ की नई क्वीन बनने वाली हूँ। तुम्हारे कैलिबर के बंदे को मारने मुझे यहाँ पर मजा तो नहीं आ रहा, लेकिन तुम भी यहाँ पर तुम्हारा सैक्रिफाइस जाया नहीं जाएगा। और साथ ही वो अपने हाथ उसकी बॉडी के आर पार करती है और उसे कहती है कि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो, और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर हाथ डालने के बाद उसे कहती है कि अब चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो, हिलना मत, क्योंकि वो उसकी बॉडी के अंदर हाथ डालकर कुछ ढूंढ रही होती है, वो उसका दिल ढूंढ रही होती है ताकि उसका दिल वहां से बाहर निकाला जा सके। फिर साथ ही वो कहते हैं कि हाँ मुझे मिल गया, देखो तो जरा यहाँ पर ये कितना गर्म है, ये गर्म गर्म चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा कीमती है। और उसका दिल उखाड़ बाहर निकालने के बाद उसे अपने हाथ के ऊपर रखकर खड़ी होती है और कहती है अब मैं यहाँ पर इस चीज को इस्तेमाल कर सकती हूँ, ये चीज बहुत ज्यादा कीमती है। और इसी के साथ उसे वहां पर बाहर से कैरेज आने की आवाज आती है, तो वो कहती है कि लगता है कि कुछ बिन बुलाए मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं, लगता है कि इन मेहमानों को भी यहाँ पर एंटरटेन करना पड़ेगा। तो हमारे हाजिन की कैरेज जो होती है बड़ी तेजी के साथ हांगबू क्लैन की तरफ आगे बढ़ रही होती है, जबकि हमारी मिस डीमन क्वीन जो होती है वो कहती है कि अब यहाँ पर वक्त आ चुका है इन कीड़ों से भी निपटने का। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 208 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग यहाँ पर सीक्रेट डीमन क्वीन की फाइट देखेंगे हाजिन के साथ।
लेगेसी ऑफ द असैसिन किंग के एपिसोड 209 के साथ हाजिर। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारा हाजिन डोंगपिल के साथ हांगबू क्लैन के बाहर पहुंचता है और वहां पर आने के बाद वो लोग देखते हैं कि हांगबू क्लैन की हालत तो काफी ज्यादा खराब है। हांगबू क्लैन तो बाहर की जो दीवारें होती है वो टूट चुकी होती है, घर पर भी टूट चुके होते हैं, लोगों की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। तो हमारा डोंगपिल कहता है कि लगता है कि जो पहले से हार चुके हैं। तो हमारा हाजिन जो होता है वहां पर रिन और अंगवा से कहता है कि तुम दोनों कैरेज के अंदर चली जाओ, एक बार स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग जो है वो यहाँ पर आ जाए तो उसके बाद ये बैटल जो है और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इस बैटल का हिस्सा बनो, क्योंकि मुझे इस वक्त यहाँ पर जिस दुश्मन से फेस करना है वो दुश्मन बहुत ज्यादा पावरफुल है और गोल्डी और टाइगर किंग दोनों यहीं पर तुम्हारे आसपास ही रहेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर यहाँ पर तुम्हारे लिए खतरा बढ़ जाए तो मैं चाहता हूँ कि अपनी कैरेज को लेकर साउथ की तरफ चले जाना, और ये मेरा ऑर्डर है। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन वहां पर सोच रहा होता है कि सीक्रेट डीमन क्वीन, मुझे पता है कि वो यहीं पर पास ही है। उसे सामने से काफी सारा स्मोक दिखाई दे रहा था। वो कहता है कि इस धुएं के दूसरी तरफ वो कमीनी औरत है, वो कमीनी बुड्ढी औरत। जितना ज्यादा मैं उसके करीब जाता जा रहा हूँ उतनी ज्यादा मुझे गर्दन के ऊपर इचिंग हो रही है, मुझे अपनी कॉलर बोन अपनी गर्दन के ऊपर इचिंग महसूस हो रही है, क्योंकि उस कमीनी औरत ने अपने हाथों के साथ मेरी गर्दन को उखाड़ा था, मेरी गर्दन काटी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे यहाँ पर अब मैं एक नई बॉडी के अंदर हूँ, एक नए रूप में हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे यहाँ पर अपनी पास्ट लाइफ जो है वो अपनी पास्ट लाइफ को इमेजिन कर रहा हूँ किस तरह से उस कमीनी ने मुझे मारा था। हाँ, मुझे याद है कि अब मैं यहाँ पर असैसिन किंग चुन हाजिन तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं चुन हाजिन का बदला लेने के लिए रीबॉर्न होकर यहाँ पर वापिस आया हूँ। अब मैं स्योर योंग हूँ, डिमोनिक कर्ल का यंग मास्टर, और इस वक्त यहाँ पर मैं चुन हाजिन तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद मुझे ये सब कुछ याद आ रहा है। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन आगे बढ़ता है, डोंगपिल से कहता है कि डोंगपिल, क्या तुम्हें मेरी बात याद है? मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम्हें यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाना होगा और मुझे सीक्रेट डीमन क्वीन तक पहुंचाना होगा। तो वो कहता है जी यंग मास्टर, मुझे अच्छी तरह से याद है, क्योंकि मैं ही सिर्फ आपको वहां तक पहुंचा सकता हूं, क्योंकि आपके डिमोनिक कार्ड्स जो है उनको काउंटर किया जा सकता है, लेकिन मेरी डिमोनिक कार्ड को काउंटर नहीं किया जा सकता। तुम्हारा हाजिन कहता है तो फिर ठीक है, मुझे जल्दी से सीक्रेट डीमन क्वीन तक ले चलो, क्योंकि मुझे अपना बदला लेना है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें राइटियस लाइंस का दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर डैम सोयोंग बैठे होते हैं और वहां पर उससे पूछ रहे होते हैं कि राइटियस के सोसाइटी के क्या हालात हैं, शाओलिन और वुडैंग सेक्टर लोग क्या कर रहे हैं। तो वो उसे बता रहे होते हैं, उसके जो एडवाइजर होता है वो उसे बता रहा था कि सर शाओलिन और उसके साथ साथ वुडैंग सेक्टर के दोनों लोगों ने आपस में हाथ मिला लिया। दोनों सेक्टर्स के हाथ मिलाने की वजह से काफी सारे दूसरे मास्टर्स हैं जो कि उनका साथ दे रहे हैं, और इस वक्त वो लोग हमारे राइटियस हिमालय अलायंस के खिलाफ हैं। तो डैम सोयोंग उसे कहता है कि बताओ कितने % क्लैन जो है उन लोगों ने उनको ज्वाइन कर लिया है। तो उसका एडवाइजर उसे कहता है सर तकरीबन 80% क्लैन ऐसे हैं जिन लोगों ने शाओलिन और वुडैंग सेक्टर को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिबी और हीनान के हैं, यानी बाकी के इलाके के लोग जो हैं वो लोग अभी उनके साथ नहीं मिले। तो मास्टर उससे पूछते हैं कि साउथ और यांगजी रिवर के बारे में क्या? तो वो कहता है कि सर वहां पर नैमगुंग क्लैन के लोग हैं जो कि हमारे साथ देंगे, और दूसरी तरफ से यहाँ पर राइटियस ने सोसाइटी के लोग जो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बाकी के सेक्टर्स जो है वो इतनी जल्दी यहाँ पर उनको ज्वाइन करेंगे। तो सेक्टर मास्टर डैम सोयोंग से कहते हैं कि आसपास के जितने भी राइटियस सेक्टर्स हैं, छोटे मोटे सेक्टर्स जिन जो लोग हमारे साथ पहले कनेक्टेड थे, क्या उनमें से किसी ने हमें छोड़ा है? तो वो से कहता है नहीं सर, वो लोग हमें नहीं छोड़ रहे, लेकिन वो लोग यहाँ पर कोई फैसला भी नहीं कर पा रहे, ना तो वो यहाँ पर खुलकर हमारी साइड के ऊपर आ पा रहे हैं, ना ही वो खुलकर शाओलिन और वुडैंग सेक्टर की साइड के ऊपर जा पा रहे हैं। तो डैम सोयोंग से कहते हैं कि हाँ ये बात तो समझने लायक है, मुझे पता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। फिर साथ ही एडवाइजर से कहता है लेकिन सर जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, गोंग जाची उसकी वजह से यहाँ पर काफी कुछ अजीब हुआ है। उसने यहाँ पर साइड्स को चेंज करने की वजह से काफी सारे लोग जो है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरत में पड़े हुए हैं। तो डैम सोयोंग से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि सभी लोग यहाँ पर सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कौन सी साइड को ज्वाइन करना चाहिए। इस वक्त हमारे खिलाफ दो बड़ी फैक्शंस हैं, जिसमें वुडैंग सेक्टर और शाओलिन है। शाओलिन और वुडैंग सेक्टर दोनों ही काफी बड़ी फैक्शन है जो कि राइटियस सेक्टर को टक्कर दे सकती हैं, लेकिन हिमालय राइटियस अलायंस यानी कि हमारी अलायंस के पास इस वक्त 9 ग्रेड सेक्टर्स की सपोर्ट है जो कि खुलकर हमारा साथ देने को तैयार तो नहीं है, लेकिन वो सभी लोग हमारा साथ जरूर देंगे, क्योंकि इन सभी में से ज्यादा फोर्सेज ऐसी हैं जिन लोगों को हम लोग रिश्वत देते रहे हैं। डैम सोयोंग ने जहां पर इन सभी लोगों को करप्ट कर दिया था, उन सभी के मास्टर्स उन सभी एल्डर्स को रिश्वत दे देकर उन सभी लोगों को अपने साथ मिला रखा था। अब जबकि यहाँ पर सभी लोगों को फाइट करने का वक्त है, सभी लोगों को चूज करने का वक्त है कि वो कौन सी जगह को चूज करे, कौन सी चीज कौन सी फैक्शन का साथ दें। अगर वो शाओलिन और वुडैंग का साथ देते हैं और राइटियस अलायंस जीत जाती है तो उनके लिए नुकसान है, और अगर वो यहाँ पर राइटियस अलायंस का साथ देते हैं लेकिन यहाँ पर शाओलिन और वुडैंग हार जाते हैं तो फिर उनको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो इसी की वजह से वो लोग यहाँ पर इस सोच में पड़े होते हैं कि आखिर वो लोग करें तो करें क्या, क्योंकि डैम सोयोंग ने यहाँ पर सभी लोगों को पूरी तरह से करप्ट कर रखा है। जितने भी एल्डर्स हैं वो सभी लोग यहाँ पर इसका साथ देने को तैयार हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पर अभी इसी सोच में है कि आगे करना क्या है। तो एडवाइजर वहां पर सोच रहा था कि हमारे अलायंस लीडर डैम सोयोंग का मकसद यहाँ पर इन सभी एल्डर्स को रिश्वत देकर इन सभी को अपनी साइड के ऊपर लेकर आने का मकसद ये नहीं था कि वो यहाँ पर इन सभी को अपनी अलायंस में बाइंड करना चाहते हैं, बल्कि वो यहाँ पर कोई ऐसे फ्लॉलेस हीरो भी नहीं बनना चाहते, यानी कि उन्हें कोई म्यूरम का हीरो नहीं बनना, बल्कि वो तो यहाँ पर एम्परर बनना चाहते हैं। वो यहाँ
जहाँ पर हमारी जो मिंग डायनेस्टी का एम्परर है उसे गद्दी से हटाना चाहते हैं और अपना एक एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, जहाँ पर म्यूरियम के अंदर भी अपनी एक मार्शल आर्ट्स की दुनिया के अंदर भी एक अपना एम्परर हो। एडवाइजर उसे कहता है कि सर 7 सेक्टर्स और 4 क्लैंस वो लोग हमें कभी भी धोखा नहीं देंगे। तो मास्टर डैम सोयोंग उसे कहता है कि उन्हें धोखा देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना मैं उन सभी लोगों को खिला चुका हूं ना, उसके बावजूद अगर वो लोग मुझे धोखा देते हैं तो फिर उनके लिए ये बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। मुझे लगता है कि उन्हें टाइम देना चाहिए कि वो थोड़ी देर के लिए सोच सके। फिर साथ ही वो कहता है कि सभी लोगों को यहाँ से एक मैसेज भिजवा दो, उनको मैसेज भिजवा दो इससे पहले कि शाओलिन और वुडेंग सेक्टर के लोग अटैक करें, उससे पहले उन्हें अपना फैसला करना होगा कि वो कौन सी साइड के ऊपर आना चाहते हैं, कि वो मेरी साइड के ऊपर आएंगे या फिर उनकी साइड के ऊपर आएंगे। तो मास्टर डैम सोयोंग जो होते हैं वहां पर एक फैसला करते हैं और कहते हैं कि उन लोगों से यहाँ पर यह भी कहना कि अगर यहाँ पर वुडेंग सेक्टर और शाओलिन टेंपल के साथ बहुत सारे सेक्टर्स मिल जाते हैं और यहाँ पर बाकी के सभी 9 ग्रेट सेक्टर्स और हमारे सेक्टर्स के लोग भी उनके साथ मिल जाते हैं, और अगर वो लोग मुझसे डिमांड करते हैं कि मैं अपनी गद्दी से उतर जाऊं तो मैं अपनी गद्दी से उतरने को तैयार हूं, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, मुझे अपनी गद्दी से उतरना ही पड़ेगा। तो एडवाइजर उसे कहता है लेकिन सर क्या वाकई में यहाँ पर अपनी गद्दी को छोड़ देंगे? तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं अपनी गद्दी को छोड़ दूंगा। उन सभी को मैसेज में लिखो और उनको यही कहो, उनको कहो कि अगर यहाँ पर मेरे पर प्रेशर बनता है तो फिर मैं अपनी गद्दी को छोड़ दूंगा। लेकिन साथ ही वो अपनी जेब के अंदर से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालता और कहता है साथ ही उन लोगों को यहाँ पर यह भी बताना कि मेरे पास यहाँ पर नामों की लिस्ट है, कि वो सभी लोगों की करप्शन जो है वो सब मेरे पास सेव है, उन लोगों ने मेरे पास जितना पैसा खाया, उन सभी लोगों ने जो जो भी करप्ट काम किया वो सारे के सारे मेरे पास मौजूद है, मेरे पास सबूत हैं। अगर मैं गद्दी के ऊपर से नीचे उतरता हूं तो वो सभी लोग भी अपनी अपनी गद्दी से नीचे उतरेंगे। डैम सोयोंग कमीने का प्लान तो बिल्कुल परफेक्ट है, वो जहां पर उन सभी को धमकाने की कोशिश करने वाला है, उन सभी सेक्टर लीडर्स को जो लोग अभी तक फैसला नहीं कर पाया कि उन्हें यहाँ पर डैम सोयोंग का साथ देना है या फिर वुडेंग और शाओलिन का साथ देना है, तो उसके पास यहाँ पर ऐसे सबूत है जिसकी वजह से उन सभी लोगों को मजबूरन डैम सोयोंग का ही साथ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 209 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन जो है वो सीक्रेट डीमन क्वीन को मार पाएगा और अपना बदला ले पाएगा या नहीं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे डैम सोयोंग जो होते हैं अपने पास से करप्शन के सारे पेपर्स निकालते हैं और अपने साथी से कहता है कि सभी सेक्टर्स को एक मैसेज भिजवा दो और उन सभी को बता दो कि या तो मेरा साथ दे या फिर मेरे साथ साथ उन लोगों की भी जान खतरे में आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास उन सभी के खिलाफ सबूत है कि उन लोगों ने जो जो भी करप्शन की है। दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सीक्रेट डीमन क्वीन जो होती है हांगबुक लैंड में काफी ज्यादा अंदर तक पहुंच चुकी होती है और वहां पर उनके लोगों को मारा जा रहा होता है। उसके साथ ही जो होते हैं वहां पर सभी लोगों को बेदर्दी से मार रहे होते हैं। सीक्रेट डीमन क्वीन वहां पर खड़ी खड़ी सब कुछ देख रही होती है और कहती है कि तुम लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। फिर साथ ही वो कहती है कि अब जबकि जहां पर हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों ना हम लोग जहां पर से आगे शाओलिन या फिर वुडेंग सेक्टर की तरफ आगे बढ़े और उनके ऊपर भी जाकर कब्जा कर लें। जबकि यहीं पर हांगबुक क्लैन का जो पैट्रियार्च होता है वो अंदर खड़ा होता है, चिल्लाकर कह रहा होता है कि सभी लोग मिलकर अटैक करो, इनमें से किसी को छोड़ना मत। लेकिन वो उसे कहती है कि तुम कब तक यहाँ पर अंदर छुपे रहोगे, चुपचाप यहाँ पर बाहर क्यों नहीं निकल आते? पैट्रियार्च जल्दी से बाहर निकल आओ, हम लोग मिलकर जहाँ पर तुम्हारे हांगबुक क्लैन को महान बना देंगे। लेकिन अगर तुम एक चूहे की तरह अंदर छुपे रहोगे तो फिर यहाँ पर तुम्हारा हांगबुक क्लैन महान कैसे बनेगा? तो इसी के साथ ही पैट्रियार्च जो होता है सामने से शील्ड को हटाता है और उसके सामने निकलकर उसे कहता है कमीनी कहीं कि मैं यहाँ पर तो बाहर बिल्कुल भी नहीं आने वाला, क्योंकि तुम बहुत सा खतरनाक हो। इतनी वो बात करता है कि इसी के साथ ही सीक्रेट डीमन क्वीन वहीं पर से उसके ऊपर अटैक करती है और अपनी एनर्जी ब्लो के साथ उसका सर उड़ा देती है, जिससे बाकी के सभी सोल्जर्स जो होते हैं बहुत सा घबरा जाते हैं। तो इसी के साथ ही वो जब वहां पर उसके ऊपर अटैक कर रही होती है उसे एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है और ये एनर्जी जो होती है वो यहाँ पर बुद्धिज्म की एनर्जी होती है जो कि याक्षा बॉडी के अंदर से निकल रही होती है। इतनी पावरफुल और जबरदस्त प्योर एनर्जी को महसूस करने के बाद वो कहते हैं कि ये किस किस्म की एनर्जी है, क्योंकि वो डोंगपिल की एनर्जी होती है और मां डोंगपिल उस तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये हांगबुक लैंड से तो कोई नहीं हो सकता। तो सीक्रेट डीमन क्वीन कहते हैं कोई वहां पर है। वो ब्लेड गार्ड और हॉर्स गार्ड से कहते हैं कि तुम दोनों वहां पर जाओ, जाकर देख कर आओ। तो उसके दो साथी जो होते हैं वो जल्दी से जंप करते हैं, वहां पर से बाहर निकल आते हैं। जैसे वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो तुम्हारा हाजिन वहां पर खड़ा होता है। तो वो उसे कहते हैं कि लड़की अब तुम कौन हो? तुम्हारा हाजिन उनको घूर कर देखता है और इसी के साथ ही हाजिन वहीं पर से अपने ब्लेड को घुमाकर सबसे पहले वहां पर ब्लेड गार्ड के ऊपर अटैक करता है और उसकी गर्दन काट देता है। तो ब्लेड गार्ड के मरने के साथ ही हॉर्स गार्ड जो होती है बहुत सा घबरा जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? ब्लेड गार्ड को तो यहाँ पर अटैक करने का मौका भी नहीं मिला और इस कमीने ने यहाँ पर एक ही अटैक में उसको मार डाला। तो हॉर्स गार्ड जो होती है जो कि अभी तक यहाँ पर कितने ही लोगों को मार चुके हैं, उसे यहाँ पर पहली बार जिंदगी में डर महसूस होता है और वो पीछे की तरफ भागना चाहती है। वो कहती है कि ऐसे लगता है कि जैसे कि यहाँ पर मेरे सामने गार्ड ऑफ डेथ आकर खड़ा हो गया हो। तो हमारा डोंगपिल जो होता है वो सोच रहा था कि मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पर ऑर्डर्स दिए हैं, मेरे
मास्टर के ऑर्डर्स बिल्कुल क्लियर हैं। उसने कहा था कि अगर तुम्हारी जान भी जाती है तब भी तुम्हें यहाँ पर मुझे सीक्रेट डीमन क्वीन तक पहुंचाना है, मेरे लिए रास्ता क्लियर करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर अपने मास्टर के लिए अपना रास्ता जरूर क्लियर करूंगा, क्योंकि मेरे मास्टर के ये ऑर्डर्स हैं। तो हॉर्स गार्ड जैसी वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है, इसी के साथ ही हमारा डोंगपिल जो होता है अपनी राइडियस एनर्जी के साथ उसकी टांग को बाइंड कर लेता है और उसे भागने से रोक देता है। तो वो कहते हैं कि ये क्या ये वॉइड कैप्चरिंग ऑब्जेक्ट है क्या, ये यहाँ पर मुझे पकड़ रहा है। तो हाजिन वहां पर हाजिन ने डोंगपिल आगे बढ़ता है, वहीं पर से अपनी तलवार को घुमाकर उसकी गर्दन भी काट देता है और उन दोनों को मार डालता है। और साथ ही वहां पर मेन डोर जो होता है उसको भी तबाह कर देता है उसके ऊपर स्ट्राइक लगाकर। तो अंदर यहाँ पर बाकी की सभी फोर्सेज होती है और सभी लोग उस तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर 2 लोग मर चुके हैं। तो हमारा डोंगपिल अंदर आने के बाद कहता है कि सीक्रेट डीमन क्वीन तुम कहां पर हो। तो वहां पर उसके साथी जो होते हैं अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे सीक्रेट डीमन क्वीन का नाम लेने की। और जैसे वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसी के साथ ही हमारा डोंगपिल भी अपनी तलवार लेकर आगे की तरफ बढ़ता है और सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो हमारा डोंगपिल कहता है कि अपने मास्टर के ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए अगर मेरी जान भी जाती है तब भी मुझे इस बात की परवाह नहीं है। तो डोंगपिल कहता है कि मुझे आज यहाँ पर कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है, ऐसे लगता है जैसे मेरी बॉडी के अंदर से एनर्जी फ्लो ज्यादा हो गया हो, ऐसे लगता है जैसे कि मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया हूँ, क्योंकि मास्टर को मेरे पर पूरा भरोसा है। मेरे लॉर्ड ने यहाँ पर मुझे कहा है कि मुझे उसके लिए रास्ता बनाना है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं कर सकता हूँ। मेरे मास्टर ने कहा है कि मैं यहाँ पर उसके लिए ये करूंगा, मास्टर के पर्सनल रिवेंज के लिए मैं ये करने को तैयार हूँ। आज मैं अपनी मैक्सिमम पावर को यूज करूंगा, आज मैं सब कुछ कर लूंगा ताकि मैं यहाँ पर मास्टर को आगे तक लेकर जा सकूं। यहीं पर दिखाते हैं कि वो जो माउंटेन शैटरिंग आर्चर जो होता है वो ऊपर खड़ा होता है। तो वो कहता है कि ये लड़का यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब है और उसकी तलवारबाजी भी काफी ज्यादा अजीब है, लगता है मैं इसे रोक सकता हूँ। तो वो अपने एरो को लोड करता है और कहता है कि सभी लोग रेडी हो जाओ, मैं इस कमीने के ऊपर अटैक करने वाला हूँ। हालांकि इसकी एनर्जी जो है वो यहाँ पर राइडियस नहीं है, लेकिन ये किसी किस्म के डिमोनिक कार्ड्स को यूज कर रहा है और इसके डिमोनिक कार्ड्स हमारे डिमोनिक कार्ड्स का काउंटर है। और वो ऊपर दीवार के ऊपर खड़ा होता है, छत के ऊपर खड़ा होता है, वहीं पर से वो सामने की तरफ अटैक करता है, यानी कि अपने एरो को लोड करके अटैक करता है और कहता है कि हमारे जितने भी सोल्जर्स हैं वो उसके सामने टिक नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे यहाँ पर इसे फिनिश करना पड़ेगा। और वो कहता है कि अननेम्ड स्वॉर्डमैन अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। जैसे ही वहां पर सामने की तरफ एरो को लोड करके शूट करता है तो हमारा डोंगपिल जो दूसरी तरफ अटैक कर रहा था वहीं पर से पीछे की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है और उस एरो को भी तोड़ देता है, साथ ही वहां पर उस पूरी घर को भी तोड़ देता है, उसको भी काट देता है, जिससे वो माउंटेन शैटरिंग आर्चर जो होता है ऊपर की तरफ जंप करते हुए अपने आप को बचाता है और कहता है इस लड़के ने यहाँ पर पीछे भी देख लिया, इसे महसूस हो गया कि मैंने इसके ऊपर अटैक किया है। तो अपने साथियों से कहता है कि आगे बढ़ो और उसे जाकर एक जगह के ऊपर फिक्स करो, यानी कि उसे एक जगह के ऊपर बिजी रखो ताकि वो मेरे अटैक को ब्लॉक ना कर सके, मैं उसको मारूंगा। जबकि सीक्रेट डीमन क्वीन उसे कहते हैं कि रुक जाओ, उसे कहती है मास्टर क्या हो गया। तो उसे कहते हैं कि इस लड़के की आर्ट्स बहुत ज्यादा अजीब हैं, हालांकि ये डिमोनिक आर्ट्स हैं लेकिन इसके अंदर से मुझे यहाँ पर बुद्धिस्ट सेक्टर की मार्शल आर्ट्स महसूस हो रही है, ऐसे लगता है किसी शावलिन के मॉन्क की मार्शल आर्ट्स परफॉर्म हो रही हो, लेकिन ये शावलिन के मॉन्क्स की आर्ट्स के साथ टैंपरिंग की गई है। शावलिन आर्ट्स को यहाँ पर चेंज करके उसे डिमोनिक आर्ट बना दिया गया और ये बहुत ज्यादा स्पेशल और पावरफुल आर्ट्स हैं जो कि एंटी डिमोनिक आर्ट्स हैं। सीक्रेट डीमन क्वीन आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि बच्चे, हालांकि तुमने यहाँ पर इसको इंप्रूव किया लेकिन इसके बावजूद इस लेवल तक अपने आप को पहुंचाना काफी ज्यादा मुश्किल है, वो भी तुम्हारी एज में। लगता नहीं है कि तुम अभी तक यहाँ पर 30 साल की एज तक पहुंचे हो, लेकिन इसके बावजूद तुमने यहाँ पर इस टेक्निक को फुल पावर तक, फुल लेवल तक पहुंचा लिया है। तुम्हें देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसा इंसान मेरी टीम में होना चाहिए। अगर तुम यहाँ पर मेरे एक जनरल बनने को तैयार हो तो फिर मैं तुम्हारी इस गलती को माफ कर देती हूँ और तुम्हें अपनी साइड के ऊपर ले आती हूँ, हम लोग मिलकर इस दुनिया के ऊपर राज करेंगे। जबकि हमारा डोंगपिल उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे जैसी कमजोर औरत को सर्व क्यों करूंगा जबकि मेरा लॉर्ड तुमसे ज्यादा पावरफुल है। तो उसे कहती है कि अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर गुस्सा करना भी आता है, चलो कोई बात नहीं, पहले तुम्हें यहाँ पर तुम्हें अपने आप को ज्वाइन करवाना चाहती थी लेकिन अब जबकि तुमने यहाँ पर अपने लॉर्ड का नाम मेरे सामने ले दिया है तो फिर अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो मास्टर जो तुम्हारे पीछे खड़ा है उस मास्टर को छोड़कर तुम मेरी साइड के ऊपर इतनी आसानी से आने वाले हो। तुम्हारा हाजिन जो होता है डोंगपिल के पीछे खड़ा होता है और इसी के साथ ही सीक्रेट डीमन क्वीन उसे कहते हैं कि और तुम कौन हो लड़के, क्या तुम इसके मास्टर हो, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन वहां से आगे की तरफ बढ़ता और कहता है कि मैं वो मार्शल मास्टर हूँ जो वक्त को मात देकर वापिस जिंदा होकर आया है ताकि तुम्हारे जैसी एक कमीनी को मार सके। और इसी के साथ ही हाजिन बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंच जाता है, उसके मुंह पर अपना हाथ रखता है, अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करते हुए काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उसे पीछे जाकर दीवार के साथ पटक कर मारता है। जैसे सीक्रेट डीमन क्वीन पीछे दीवार के साथ पटक दिया वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। सीक्रेट डीमन क्वीन को वहां पर समझ भी नहीं आती, इतनी तेजी के साथ हमारे हाजिन ने उसे पकड़ लिया और जाकर दीवार के साथ पटक दिया और साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। तो जहां पर हमारी एपिसोड 210 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग हाजिन वर्सेस सीक्रेट डीमन क्वीन देखेंगे।
लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 211 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि मिस रिन और अंगवा जहां पर होती हैं वो लोग मेन डोर के ऊपर थे जहां पर उन्होंने दीवार को तोड़ा था। तो उसी के साथ ही वहां पर पीछे से वहां पर फोर्सेस के आने की आवाज आती है, यानी कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की फोर्सेस जो होती है उनके पीछे पहुंच जाती है। और हमारा हाजिर इन लोगों से कहकर गया था कि अगर वो फोर्सेस यहाँ पर आती है तुम्हें उनके रास्ते को ब्लॉक करना है, फिर वहां से भाग जाना है। तो अब यहाँ पर इन दोनों का काम स्टार्ट हो जाता है क्योंकि फोर्सेस वहां पर आ चुकी है। तो रिन जो होती है अंगवा से कहते हैं कि अंगवा जल्दी से अपनी कार के अंदर जाओ, रेडी हो जाओ, तुम्हें वहां पर इशारा करूंगी, तुम्हें गैस छोड़नी होगी। तो वो कहती है ठीक है। और इसी के साथ ही हमारी मिस रिन जो होती है वो कहती है कि यंग लॉर्ड ने मुझे यहाँ पर एक काम दिया है। और साथ ही वो सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर शावलिन टेंपल में उससे पूछना चाहती थी, जब हम लोग वहां पर बैठे रात के वक्त पी रहे थे, मैं उससे पूछना चाहती थी क्या तुम सीक्रेट डीमन क्वीन से इतनी नफरत क्यों करते हो, है यहाँ पर इस नफरत की वजह क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी फिलहाल के लिए वक्त नहीं आया, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर उससे ये नहीं पूछ सकती, लेकिन बाद में पहले वो यहाँ पर सीक्रेट डीमन क्वीन को मार डाले उसके बाद उसे पूछ लूंगी। इसी के साथ ही मिस रिन कहती है कि फिलहाल के लिए तो मेरे पास यहाँ पर एक मिशन है, मुझे उस मिशन को अच्छे से पूरा करना होगा क्योंकि मैं यहाँ पर उसने मेरे पर भरोसा किया और वो यहाँ पर भरोसा करके मुझे यहाँ पर छोड़ कर किया है। तो मिस रिन इसी के साथ ही अपनी स्पेशल पावर्स को रिलीज करती है। उसकी स्पेशल एबिलिटीज जो होती है वो आइस की पावर्स को यूज करना है, तो वो साथ ही अपनी आइस एसेंस डबल हैंडेड ब्लास्ट टेक्निक को यूज करती है। और अंगवा से कहते हैं कि अंगवा क्या तुम रेडी हो, जैसे मैं यहाँ पर कहूंगी उसी के साथ ही तुम्हें यहाँ पर हैंडल को दबाना होगा। तो अंगवा कहती है हाँ मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। और साथ ही वो उसे कहती है कि चलो आप करो, और वो हैंडल को दबाती है। तो वहां पर उनकी कार के अंदर कुछ स्पेशल मैकेनिज्म लगे होते हैं जिसके अंदर से वो गैस रिलीज करते हैं। तो पॉइजनस गैस को वहां पर रिलीज कर दिया जाता है। दूसरी तरफ से हमारी जो रिन होती है वो दरवाजे के यानी जो दरवाजा टूटा था, जो दरवाजा या दीवार जो भी थी वो टूटी थी, उसकी जगह के ऊपर वो एक बड़ी सी आइस वॉल क्रिएट कर देती है ताकि वो गैस जो बाहर रहे और दरवाजा जो है आगे से सील हो जाए। और उसके बाद ये दोनों यहाँ पर से भागकर चली जाएंगी। तो मिस रिन कहती है कि मैंने कर दिया, अब मुझे लगता है कि उन्हें काफी देर लगने वाली है। एक तो गैस है और दूसरी तरफ से यहाँ पर सामने आइस है और इसको तोड़ने में उन्हें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। उसके बाद ही वो यहाँ पर अंदर आ पाएंगे। और वो अंगवा से कहते हैं कि चलो अंगवा अब यहाँ पर से निकलते हैं। जबकि यहीं पर से जो नेक्स्ट सीन होता है हमें म्यूरियम अलायंस का दिखाया जाता है जहां पर डैम सोयंग बैठा होता है और उसका साथी उसके पास भागता हुआ आता है और कहता है कि अलायंस लीडर एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है। इस वक्त हांगबू क्लैन को पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया गया है। तो वो भी ये बात सुनकर काफी हैरान होते हैं और कहता है कि ये किसका काम है। तो उसका साथी उसे बताता है कि सर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोगों का ये काम है, जितना हमें यहाँ पर पता चला है ये तो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोगों का ही काम हो सकता है, इसके अलावा और कौन ये कर सकता है। तो मास्टर डैम सोयंग सोच रहे होते हैं कि हाँ मुझे पता है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का कमीना मास्टर सब कुछ कर सकता है। काफी अरसा हो गया मैंने उस कमीने के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैंने बस ये सोचा था कि उसे फिलहाल के लिए अकेला छोड़ देते हैं। और काफी अरसे से उसने भी कुछ नहीं किया। इसका मतलब ये था कि वो शांत बैठा हुआ था और जहां पर एक ही बार में अपने पंजे गड़ाने के बारे में सोच रहा था। अब जबकि उसके पास मौका था उसने अपने पंजे गड़ा दिए। जबकि इसी के साथ हाउ फैक्शन का यंग मास्टर उनके पास आता है और उनसे कहता है कि नहीं तुम लोग यहाँ पर गलत सोच रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लॉर्ड ने ये सब कुछ किया है तो ये गलत है। स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का लॉर्ड तुम्हारे खिलाफ तो है ही और साथ ही वो भी अपने पंजे गड़ाने के बारे में सोच ही रहा है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर सीक्रेट डीमन क्वीन ने उसे धोखा दिया है। सीक्रेट डीमन क्वीन है जो कि उस हांगबू क्लैन के ऊपर जाकर अटैक कर रही है। सीक्रेट डीमन क्वीन अपने मकसद के लिए सब कुछ कर रही है। पिछले कई सालों से वो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में थी, लेकिन अब जबकि सीक्रेट डीमन क्वीन खुद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी है तो सीक्रेट डीमन क्वीन और उसके साथ साथ यंग मास्टर दोनों इस वक्त उस जगह के ऊपर है, हांगबू क्लैन में है। तो वो उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो इसी के साथ ही हमारा जो यंग मास्टर होता है वो उनको बताता है कि ऐसी डिमोनिक सेक्टर का यंग मास्टर वो भी वहां पर है, वो भी हांगबू क्लैन में है। एक बार उसने मुझे यह बात बताई थी कि वो सीक्रेट डीमन क्वीन से नफरत करता है। मुझे नहीं पता कि वो उसे इतनी नफरत क्यों करता है, लेकिन वो उसे मारने के लिए हांगबू क्लैन में गया है। तो इस वक्त तुम्हारा यंग मास्टर जो है वो सीक्रेट डीमन क्वीन को मारने के लिए उस जगह के ऊपर पहुंच चुका है। तो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग तो अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए और ज्यादा इलाकों के ऊपर कब्जा करने के लिए अपनी फोर्सेस को भेज रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त म्यूरियम अलायंस काफी बड़ी दिक्कत में है। लेकिन यहाँ पर यंग मास्टर के इरादे कुछ और है, वो सीक्रेट डीमन क्वीन को मारकर अपना बदला लेना चाहता है। तो अब आप बताएं कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं उनसे कहता है कि हम लोग स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के ऊपर जाकर अटैक करेंगे, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के ऊपर अटैक करना ज्यादा बेहतर होगा। मैं चाहता हूं कि अपनी फोर्सेस को रेडी करो, मैं चाहता हूं कि अपनी 4 स्क्वाड्स को भेजो, जाकर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के ऊपर अटैक कर दो। तो ये बात सुनने के बाद हाउ फैक्शन का यंग मास्टर उसे कहता है लेकिन आपको क्यों लगता है कि आप यहाँ पर ऐसा करेंगे तो ये सेफ रहेगा, अब इस बात का क्या मतलब है। तो डैम सोयोंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ गलत करने वाला हूँ। नहीं, मैं यहाँ पर कुछ
कुछ गलत नहीं कर रहा। काफी अरसा हो गया स्टील ब्लड फोर्ट्रेस को हम लोगों ने मोहलत दी हुई थी। स्टील ब्लड फोर्ट्रेस अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा था और मैंने यहाँ पर उनको नजरअंदाज कर दिया। लेकिन इस वक्त यहाँ पर वक्त आ चुका है एक ही वेल स्वूप में जहाँ पर पूरे के पूरे स्टील ब्लड फोर्ट्रेस को खत्म कर दिया जाए, ताकि यहाँ पर एक दुश्मन को कम कर दिया जाए। तो मैं गोंग जाची जो होता है उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कि ये वाकई में एक बहुत ही कमीना शातिर इंसान है। मौके का फायदा उठाना तो इसे अच्छे से आता है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन दिखाते हैं फाइटिंग का, जहां पर हमारा हाजिन जो था उसने जाकर सीक्रेट डीमन क्वीन के मुंह पर हाथ रखा था और उसे पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। सभी देखने वाले भी काफी हैरान होते हैं कि क्या सीक्रेट डीमन क्वीन का ठीक होगी या नहीं, क्योंकि आज से पहले कोई भी इतना स्ट्रॉन्गर नहीं था जो सीक्रेट डीमन क्वीन को इस तरह से उठाकर पटक सके। तो हमारा हाजिन जो था गुस्से में वहां पर खड़ा होता है। सीक्रेट डीमन क्वीन वहां से निकल कर आती है। उसकी बॉडी के ऊपर एक जरा सा स्क्रैच भी नहीं पड़ा होता, जहां तक कि उसके कपड़े भी इंटैक्ट होते हैं। उसकी बॉडी के जो डिमोनिक एनर्जी होती है उसकी बॉडी को प्रोटेक्शन दे रही होती है। तो वो कहती है कि काफी अरसे के बाद कोई इतना पावरफुल आया जो कि मुझसे फाइट करने के लायक है। लड़के तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। जबकि डोंगपिल भी यही सोच रहा होता है कि क्या यंग मास्टर इसको हरा पाएंगे या नहीं। तो सीक्रेट डीमन क्वीन उसे कहती है कि तुम्हारी डिमोनिक आर्ट्स वाकई में मेरी डिमोनिक आर्ट्स के साथ कंपेरेबल है, लेकिन इवनली डीमन मार्शल आर्ट्स जो है वो इस लायक नहीं है कि तुम यहाँ पर डेथ गॉड की सॉसरी को हरा सको। तुम यहाँ पर मेरी टेक्निक्स को हरा नहीं पाओगे। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे हरा सकते हो डिमोनिक कल्ट के यंग लीडर? लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर डिमोनिक कल्ट का लीडर मुझे मारने के लिए क्यों आएगा। डिमोनिक कल्ट के लीडर को बाकी सभी लोगों को छोड़कर मुझे मारने के लिए आने की क्या जल्दी थी। तुम्हारा यंग मास्टर हाजिर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर गलत समझ रही हो, मैं डिमोनिक कल्ट का लीडर नहीं हूँ। तो फिर वो उसे कहती है अगर तुम डिमोनिक कल्ट के लीडर नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? क्योंकि जितने स्ट्रॉन्गर तुम हो मुझे लगता है कि हमारी इस वक्त राइटियस म्यूरियम के अंदर भी 3 से 4 ही लोग ऐसे होंगे जो कि तुम्हारी पावर लेवल्स के बराबर होंगे। अगर तुम डिमोनिक कल्ट का लीडर नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 211 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन अब यहाँ पर क्या इसको हरा भी पाएगा या नहीं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सीक्रेट डीमन क्वीन जो होती है हमारे हाजिन से कहते हैं कि आज यहाँ पर डिमोनिक कल्ट का लीडर मुझे मारने के लिए क्यों आएगा, डिमोनिक कल्ट के लीडर का यहाँ पर क्या काम है। तो हाजिन उसे कहता है कि मैं कल्ट का लीडर नहीं हूँ। तो वो उसे कहते हैं अगर तुम कल्ट का लीडर नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? जितने स्ट्रॉन्गर तुम हो हमारे म्यूरियम के अंदर भी सिर्फ 3 से 4 ही एल्डर्स इतने स्ट्रॉन्गर होंगे। अगर तुम कल्ट के लीडर नहीं हो तो फिर तुम्हारा स्टेटस क्या है? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि डिमोनिक कल्ट के लिए लीडर बनना इतना भी आसान नहीं है। जितनी पावर लेवल्स मेरे पास है इतनी पावर लेवल्स के साथ हम लोग डिमोनिक कल्ट के लीडर नहीं बन सकते। क्या तुम्हें पता है कि डिमोनिक कल्ट के लीडर को क्या कहते हैं? उसे डिमोनिक गार्ड कहा जाता है और एक डिमोनिक गार्ड बनने के लिए इतनी पावर लेवल काफी नहीं है। तो इसी के साथ ही सीक्रेट डीमन क्वीन उसे कहते तो फिर अपने बारे में बताओ, फिर तुम हो कौन? क्या तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो? लेकिन तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए क्यों आए हो? और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इसे क्या बताऊं कि क्या मैं वाकई में चुन हाजिन हूँ, क्योंकि इसे इतनी आसानी से मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं आने वाला। तो हाजिन कहता है कि अगर यहाँ पर इसे इस बारे में पता नहीं होगा और मैं इसे मार डालूंगा तो फिर तो इस बात का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मरने वाले को कम से कम पता तो होना चाहिए कि उसे किसने मारा और क्यों मारा है। तो इसी के साथ हमारा हाजिन कहता है कि मैं अपनी टेक्निक्स के साथ इसे याद दिलाऊंगा कि मैं कौन हूं, क्योंकि मुझे अभी भी यहाँ पर अपनी गर्दन कटने का वो सीन याद है। तो इसी के साथ हाजिन उसे कहता है कि तुमने मुझे मार डाला था। तो ये बात सुनने के बाद डीमन क्वीन उसे कहती है कि इस बात का क्या मतलब है? मैंने तुम्हें मार डाला तो फिर तुम मेरे सामने कैसे खड़े हो? क्या तुम एक भूत हो? जबकि हमारा डोंगपिल भी काफी हैरान होता है कि यंग मास्टर ने ऐसी बात क्यों कही है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं जहन्नुम से वापिस आया हूँ तुम्हें मारने के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर वापिस आया हूँ। तुम तो मुझे मारने के बाद भूल गई होगी, लेकिन मैं पिछले कई सालों से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस दर्द को बर्दाश्त कर रहा हूँ। हर रात में यहाँ पर अपने उस दर्द को याद करता हूँ, उसे सपने की तरह याद करता हूँ जो तुमने मेरे साथ किया था। और अब मैं यहाँ पर तुम्हें वो सब कुछ याद दिलाऊंगा कि मैं कौन हूँ। तुम्हें खुद ही यहाँ पर याद आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मारने के लिए। और साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वहाँ पर अपनी ब्लेड टेक्निक को रिलीज करता है, जिसे देखने के बाद सीक्रेट डीमन क्वीन काफी हैरान होती है, क्योंकि वो एक ट्विन ब्लेड टेक्निक होती है जिसमें फायर और आइस को सेम टाइम के ऊपर रिलीज किया जाता है। तो ये टेक्निक जो थी चुन हाजिन की थी और सीक्रेट डीमन क्वीन इस बात से काफी हैरान होती है कि ये टेक्निक इस लड़के के पास कहां से आई है। तो हमारा हाजिन जो होता है उसके ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन सीक्रेट डीमन क्वीन की बॉडी के इर्द गिर्द एक डिमोनिक कोरा होता है, एक शील्ड होती है जो कि उसकी बॉडी को प्रोटेक्शन दे रही होती है, लेकिन उसके साथियों की बॉडी के इर्द गिर्द नहीं। वहां पर जो फायर होती है उसके साथियों की बॉडी के साथ टकरा रही होती है। वो लोग वहां पर उस फायर के साथ जल रहे होते हैं और वहां से भाग रहे होते हैं। तब उसका गार्डियन जो होता है वहां पर ऊपर खड़ा सोच रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी पावरफुल फ्लेम्स ये लड़का कहां से निकाल रहा है। इसकी टेक्निक तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और साथ ही ग्राउंड जो होता है फ्रीज हो रहा था। फायर जो होती है ऊपर होती है और ग्राउंड नीचे से फ्रीज हो रहा था और वो लोग भाग भी नहीं पा रहे होते। उसके साथ ही जो होता है ग्राउंड के साथ उनका पाउंड टच होता है तो उनकी बॉडी फ्रीज हो जाती है और ऊपर से फायर उनकी बॉडी के साथ टकराती है तो उनकी बॉडी वहीं पर टुकड़े हो जाती है। यहाँ तक कि सीक्रेट डीमन क्वीन के कपड़े जो होते हैं वो भी फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं। ग्राउंड के ऊपर उसके जो कपड़े टच कर रहे होते हैं वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये टेक्निक मैं पहले भी देख चुकी हूँ। पहले फायर और उसके बाद आइस के साथ अटैक, यानी फायर के फौरन बाद आइस
इसके साथ अटैक, ये टेक्निक तो मैं जानती हूँ। तो हमारा हाजिन उसके पास पहुंच जाता है, अपनी तलवार घुमाकर अटैक करता है और उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें कुछ याद आ रहा है, तुम्हें याद आ रहा है और तुमने इस टेक्निक को पहचान लिया है। तो वो उसे कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इस लड़के के पास वो टेक्निक कैसे हो सकती है, वो बंदा तो मर चुका है, उस बंदे को मैंने अपने हाथों के साथ मारा था, मैंने उसकी गर्दन काट दी थी। तो हाजिन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, फिर से उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगाता है, बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाता है। तो वो कहती है कि ये सारी की सारी वही टेक्निक्स को क्यों यूज कर रहा है, अभी इसने हीवर स्प्लिटिंग ट्रिपल स्लैश टेक्निक को यूज किया, ये टेक्निक भी उसी की टेक्निक है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि देखता हूं कि अब तुम्हें याद आता है या नहीं, और इसी के साथ तुम्हारा हाजिन इस बार एक्सप्लोसिव माउंटेन ब्लास्ट टेक्निक को यूज करते हुए उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, और ये वाला पंच खाने के बाद सीक्रेट डीमन क्वीन उठती हुई पीछे जाकर दीवार के साथ टकराती है और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, पूरी बिल्डिंग भी टूट जाती है। और साथ ही हाजिन फिर से वहां पर अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। जब वो सामने की तरफ स्ट्राइक लगाने लगता है तो सीक्रेट डीमन क्वीन उसके पास पहुंच जाती है और अपने हाथ के साथ उसके ऊपर स्टैब करने लगी थी, लेकिन हमारा हाजिन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आकर तुम्हारे पर अटैक करने लगी हूँ, तुम्हें मेरी सीक्रेट टेक्निक के बारे में कैसे पता है। तो इसी के साथ ही सीक्रेट डीमन क्वीन जो होती है वहीं पर से उसे पीछे की तरफ पुश करती है। तुम्हारा हाजिन पीछे की तरफ गिरता है तो वो उसे कहती है आखिर तुम हो क्या चीज, आखिर तुम यहाँ पर कैसे हो सकते हो, तुम वो कैसे हो सकते हो, तुम्हारे पास वो सारी टेक्निक्स कैसे हो सकती हैं। जबकि हमारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर फाइनली कुछ याद आ रहा है, सीक्रेट डीमन क्वीन ग्रैंडमा। तो जब वो उसे यहाँ पर ग्रैंडमा कह के पुकारता है तो सीक्रेट डीमन क्वीन को भी समझ आ जाती है कि ये कोई पुराना डीमन है जिसको मैंने मारा था और अब यहाँ पर ये दोबारा जिंदा होकर वापस आ गया है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन उस टी हाउस का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हाजिन अक्सर उस मास्टर के पास चाय पीने के लिए जाता था और मास्टर गू और धोनी वहां पर जाकर काफी बार स्पार भी कर चुके हैं। तो वो मास्टर जो होता है वो शायद अंधा होता है, तो जैसे वहां पर हमारे डीमन गार्ड जो होते हैं उसके पास आते हैं तो डीमन गार्ड उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। तो वो उसे कहता है तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, लेकिन आज मेरे पास ज्यादा कोई अच्छा खाना नहीं है, जो भी सर्व करूंगा क्या तुम वो खा लोगे, पता नहीं तुम्हें पसंद भी आएगा या नहीं। वैसे रोजाना जो तुम यहाँ पर खाने के लिए आते हो वैसा तो तुम्हें आज बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। जबकि डीमन गार्ड उसे कहता है कि ये मैं हूँ। तो ये बात सुनते ही वो बंदा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो एल्डर कहता है कि ये क्या डीमन गार्ड खुद यहाँ पर आए हैं। तो इस बंदे के बारे में फाइनली यहाँ पर बताया जाता है ये कौन है। तो ये फार्मलेस टेंपल का असैसिन है, कैंग वू क्योंग, वही फार्मलेस टेंपल जो कि इस वक्त धैम सोयोंग के लिए काम कर रहा है। फार्मलेस टेंपल के जितने असैसिन्स हैं वो सारे के सारे उसी के अंडर काम कर रहे हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे डीमन गार्ड जो होते हैं वहां पर एक बंदे से मिलने के लिए आता है जिसका वो रेस्टोरेंट होता है जहां पर हमारा हाजिन अक्सर खाना खाने के लिए आता है। तो 20 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है, यही असैसिन जो था ये कभी यहाँ पर इसे मारने के लिए आया था। तो ये डीमन गार्ड के अंदर घुस जाता है, डीमन गार्ड को मारने के लिए उसके मेन पैलेस के अंदर आ जाता है। वहां पर आने के बाद जब वो देखता है सामने वो कुर्सी के ऊपर बैठा है, वहां पर वो नीचे उतरता है ताकि उसे जाकर मार सके। लेकिन जैसे वो वहां पर नीचे उतरता है और अपने सामने देखता है उसके सामने डीमन गार्ड बैठा होता है। डीमन गार्ड एक बहुत ही पावरफुल एग्जिस्टेंस थी, उस वक्त भी वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसके सामने जाते ही वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि डीमन गार्ड जब उसे घूर कर देखता है तो उसकी बॉडी वहीं पर रुक जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो ये फार्मर असैसिन था फार्मलेस टेंपल का जिसका नाम कैंग वू क्योंग था। तो कैंग वू क्योंग जो था वहां पर उसके लिए वाइन बनाता है और उसे कहता है कि पिछले 20 साल में मैंने यहाँ पर आकर जो सबसे स्पेशल वाइन बनाना सीखा है वो ये वाली वाइन बनाना सीखा है, तो क्या तुम इसे पीना चाहोगे। तो कल्ट लीडर जो होता है वो उस वाइन को पीते हैं और उसे कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी है। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, ये अच्छी तो होगी क्योंकि मैंने खुद यहाँ पर इसको बनाया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे बताया था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ स्पेशल बनाता, जो भी है क्या तुम इसे खा सकते हो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। फिर साथ ही फार्मलेस टेंपल के मास्टर से कहते हैं कि मुझे बताओ कि यार तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो, 20 साल के बाद तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो, क्या यहाँ पर कुछ बहुत ही जरूरी है। तो डीमन गार्ड उसे कहते हैं कि हाँ वक्त आ चुका है तुम्हारे डीमन गर्ल को छोड़ के जाने का, पिछले 20 साल से मैंने तुम्हें यहाँ पर रखा हुआ था, तुम यहाँ से जा नहीं सकते थे, लेकिन अब फाइनली तुम्हारे आजाद होने का वक्त आ चुका है। तो वो कहता है कि क्या यहाँ पर ये यंग मास्टर के रिलेटेड है कि हमारे यंग कर्ल लीडर जो है वो जोंगजान में जो कुछ भी कार्य है क्या मुझे वहां पर जाना है। तो वो उसे कहता है कि हाँ तुम्हें वहां पर जाना है, मुझे लगता है कि फ्यूचर में मेरे यंग मास्टर को तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, इसी वजह से मैं चाहता हूं कि तुम डिमोनिक कल्ट को छोड़ो और जल्दी से सेंट्रल प्लेन्स में पहुंचो ताकि तुम जाकर उसकी मदद कर सको। तो मास्टर कैंग उसे कहते हैं लेकिन मुझे एक बात तो बताओ कि तुम्हें ये बात परेशान नहीं कर रही, क्योंकि तुमने पहले ही कहा था कि तुम यंग कर्ल लीडर जो भी जाकर करेंगे तुम उसके बीच में टांग नहीं अड़ाओगे, वो जो भी करना चाहता है वो करे, लेकिन तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कहोगे। और अब तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुम्हें यहाँ पर मुझे वहां पर भेजना है उसकी मदद करने के लिए। तो कल्ट लीडर उसे कहते हैं कि जब तक वो बच्चा मुझे सेटिस्फाई कर रहा है और खुद को सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं इस बात से कोई भी एक्शन नहीं लेने वाला, ना ही मुझे इस बात से कोई दिक्कत होने वाली है वो सेंट्रल प्लेन्स में जाकर क्या कर रहा है, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो मास्टर कैंग उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि एक मास्टर एक डिसाइपल का जो रिलेशनशिप है इस एरा में भी इतना ज्यादा डीप हो सकता है, मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि वो तुम्हारा डिसाइपल है लेकिन इसके बावजूद तुम उसे यहाँ पर अपने बच्चे की तरह ही
समझ रहे हो और तुम वो जो भी कुछ भी कर रहा है उसको एडमायर कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि वो कुछ अच्छा ही अचीव करेगा। तो डीमन गार्ड उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि क्या तुम अभी भी यहाँ पर अपने छोटे भाई से नफरत करते हो। तो मास्टर कैंग उसे कहते हैं कि वक्त जो होता है वो हर किस्म के जख्मों को भर देता है, तो मुझे लगता है कि इतना वक्त गुजर चुका है तो अब तो यहाँ पर मेरे जख्म भी भर चुके हैं और मैं सब कुछ पीछे छोड़ चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है क्या मुझे यहाँ पर इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। तो फिर साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहाँ पर अपना अपना ग्लास उठाते हैं, एक दूसरे के साथ जाम टकराते हैं और साथ ही वहाँ पर अपनी वाइन पीते हैं। तो डीमन गार्ड उसे कहता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, यानी कि तुम्हें जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुंचना होगा और जाकर सूर्यों की मदद करनी होगी। हमारे कल्ट लीडर को किसी वक्त भी तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं तुम्हारी मार्शल आर्ट्स को रिस्टोर करूंगा ताकि तुम जल्दी से वहां जा सको। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर मेरी मार्शल आर्ट्स को रिस्टोर करने वाले हो? तो क्या उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, आखिर तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया था? मैं तुम्हें मारने के लिए आया था, मैं राइटियस अलायंस की तरफ से एक असैसिन बनकर जहाँ पर आया था तुम्हें मारने के लिए। जब मैं जहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया था तुझे एक बहुत ही बड़ा क्राइम था, इतना बड़ा क्राइम कि इसके लिए तो अगर जहाँ पर मुझे जमीन के अंदर भी गाड़ दिया जाता तब भी यहाँ पर सजा कम थी, लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया। ना सिर्फ जिंदा छोड़ा बल्कि पिछले 20 साल से मैं इस जगह के ऊपर डिमोनिक कल्ट के अंदर तुमने मुझे रहने के लिए जगह दी और साथ ही तुमने मुझे यहाँ पर प्रोटेक्शन दी ताकि कोई मुझे यहाँ पर मार ना सके, क्योंकि मैं एक असैसिन था जो तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आया था। तो क्या तुम आज मुझे यहाँ पर फाइनली बताओगे कि मैं इस जगह के ऊपर कैसे 20 साल तक सर्वाइव कर पाया? तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? तुमने मुझे मारने का फैसला क्यों नहीं किया? तो हमारे डीमन गार्ड उसे कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा रखना चाहता था, सिर्फ इतनी सी बात है। तुम मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे थे उस वक्त, मुझे ऐसा लगा कि अगर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया गया तो फ्यूचर में तुम मेरे काम आ सकते हो, इसी वजह से मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था। तो इसी के साथ ही मास्टर कैंग उसे कहते हैं तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ एक हंच के ऊपर मुझे जिंदा छोड़ दिया, यानी कि तुम्हें ऐसा लगा कि मैं इंटरेस्टिंग और फ्यूचर में तुम्हारे काम आ सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसी एक बात को लेकर तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया था। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की वैल्यू इससे काफी ज्यादा बढ़ जाती है अगर तुम्हारे जैसा एक इंसान मेरे बारे में इस तरह की बात करे। 20 साल मैंने इस जगह के ऊपर गुजार दिया और उसके बाद अब फाइनली यहाँ पर वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ और वापिस अपने जोंगजान में जा सकता हूँ। मास्टर कैंग उसे कहता है कि एक वक्त था जब मैं यहाँ पर ये सोचता था कि शायद तुम यहाँ पर मुझे स्टडी करना चाहते हो, शायद तुम यहाँ पर मेरी मार्शल आर्ट्स को कॉपी करना चाहते हो, क्योंकि मेरे पास राइटियस सेक्टर्स की एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मलेस टेम्पल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक थी जो कि असैसिनेशन में यूज होती हैं। मुझे लगा कि शायद तुम उनको हासिल करना चाहते हो। तो डीमन गार्ड उसे कहता है मुझे तुम्हारी इन बेकार सी मार्शल आर्ट्स के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना ही तब थी और ना ही आज है। ऐसे भी यहाँ पर अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैंने तुम्हें जिंदा क्यों रखा था, क्योंकि फाइनली अब यहाँ पर वक्त आ चुका है कि तुम मेरे लिए कुछ करो और तुम्हारी आजादी का वक्त आ चुका है और जो मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था वाकई में सच हो चुका है और तुमने यहाँ पर 20 साल गुजारती और मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर अपने आप को साबित किया है कि तुम यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के वफादार हो, मेरी साइड के ऊपर मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो। अब जबकि तुम यहाँ पर ये करने को तैयार हो तो तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि एक तलवार के ऊपर लगा हुआ खून वो कभी याद नहीं रखती। तलवार को नहीं याद रहता कि उसने किसका गला काटा है, लेकिन इंसान जो है उसे याद रहता है कि उसने किसको मारा था। इस बात का सबूत मेरे सामने बैठा हुआ है कि मैंने यहाँ पर जिस इंसान को 20 साल पहले जिंदा छोड़ दिया था इस वजह से कि वो कल को मेरे काम आएगा और जो बात वाकई में सच होने वाली है। तो मास्टर कैंग हंसना शुरू कर देते हैं और कहता है कि चलो ठीक है, अब मुझे लगता है कि मुझे तुमसे और ज्यादा बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुमसे बात करके तो जीता नहीं जा सकता। तो क्या तुम अब मेरी मार्शल आर्ट्स को रिस्टोर कर सकते हो ताकि मैं जाकर उस लड़के यंग कल्ट लीडर को बचा सकूं? तो साथ ही उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब मेरी मार्शल आर्ट्स को रिकवर कर दो। जबकि हमारे कल्ट लीडर जो होते हैं, डीमन गार्ड जो होते हैं, अपना हाथ उठाते हैं और अपनी एनर्जी के साथ उसकी बॉडी के अंदर उसकी ब्लॉक मेरिडियंस को अनब्लॉक कर देते हैं और कहता है कि लो, मैंने तुम्हारी सारी की सारी मार्शल आर्ट्स को दोबारा से रिस्टोर कर दिया है। और जैसी मास्टर कैंग की मार्शल आर्ट्स वहां पर रिस्टोर होती है तो मास्टर कैंग की बॉडी जो होती है वो पूरी तरह से रिस्टोर हो जाती है और साथ ही उसकी जो बॉडी और उसकी यंग अपीयरेंस जो होती है वापस आ जाती है और वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि देखो तो जरा 20 साल गुजर गए और 20 साल के बाद में फिर से वैसे का वैसे ही हो गया हूं जैसे तुम्हारे ऊपर अटैक करने के वक्त आया था। तो मास्टर से कहते हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी बॉडी थोड़ी बहुत स्टिफ फील होगी क्योंकि 20 साल से तुमने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस नहीं की, जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा अलग महसूस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जब तक तुम जोंगनेंग में पहुंचोगे यंग मास्टर तक, तब तक तुम्हारी एनर्जी पूरी तरह से वापस आ चुकी होगी, तुम्हारी सारी की सारी मार्शल आर्ट्स भी तुम्हें वापस मिल चुकी होंगी। तो इसी के साथ ही हमारे मास्टर कैंग जाने से पहले उसे कहता है कि उम्मीद करता हूं कि मैं एक ना एक दिन तुम्हें दोबारा जरूर मिलूंगा और साथ ही मास्टर कैंग वहां पर से गायब हो जाते हैं। जबकि कल्ट लीडर कहता है कि तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, जो 20 साल तुमने जहां पर डिमोनिक कल्ट के अंदर गुजार दिए। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 213 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या हमारे हाजिन को डीमन क्वीन से फाइट करने में दिक्कत हो रही है या फिर वो आसानी से फाइट को जीत रहा है।
तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारा हाचिन जो होता है वहां पर बुढ़ी डीमन क्वीन से फाइट कर रहा था और उसे कहता है कि बुढ़िया खुसड़ कहीं कि अब तुम्हें यहाँ पर महसूस हो रहा है, क्या अब तुम्हें समझ आ रही है कि मैं कौन, क्या तुम्हें याद आ रहा है। तो वो उसे कहते हैं कि ये सारी की सारी टेक्निक्स तो ये टेक्निक्स तुम्हारी नहीं हो सकती, ये टेक्निक्स तो वो कमीना चुन हाजिन यूज करता था। आए तुम्हारे पास ये टेक्निक्स कहाँ से आई है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि अब तुम्हें समझ आ रही है कि जहाँ पर मेरी डिमोनिक फैक्शन की फाउंडेशन के अंदर भी जहाँ पर जो मार्शल आर्ट्स यूज हो रही हैं वो सारी की सारी वही हैं। क्या तुम्हें यहाँ पर डार्क शैडो की के बारे में याद है। डार्क शैडो की जो कि सिर्फ और सिर्फ एक इंसान अभी तक उसको हासिल कर पाया था, वो चुन हाजिन था। चुन हाजिन ने डार्क शैडो की को मास्टर किया था और उसके बाद उसी डार्क शैडो की को मैंने बेस बनाकर अब इस डिमोनिक एनर्जी को पूरी तरह से मास्टर किया, इसको हैंडल किया और अपनी नई डिमोनिक आर्ट्स बनाई हैं। तो बुढ़िया चुड़ैल, तुमने यहाँ पर मेरे पास से उन्हीं डार्क शैडो की टेक्निक्स को चोरी करने के लिए मुझे मारा था ना। तुम मेरे पास आई थी और तुमने कहा था कि मैं तुम्हें वो सारी की सारी टेक्निक्स दे दूं तो बदले में तुम मेरी मदद करोगी यहाँ से निकलने में। लेकिन एंड के पर क्या हुआ, जब मैंने तुम्हें ना कर दी और तुम्हें ये टेक्निक्स नहीं दी, तुमने मुझे ही मार डाला था कि तुम एक बहुत ही घटिया और धोखेबाज और चालबाज औरत थी। तो ये बात सुनने के बाद माई डीमन क्वीन सोच रही होती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, चुन हाजिन यहाँ पर वापस जिंदा होकर कैसे आ सकता है। तुम्हारा हाजिन इसी के साथ फिर से अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि वो उसे कहती है कि मैंने उस कमीने बंदे को अपने हाथों से मारा था, मैंने अपने स्टील हैंड्स के साथ उसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े किया था, उसकी टांगे काटी थी, उसके बाजू काटे थे, फिर उसकी गर्दन काट दी थी और उसके बाद उसके मरने के बाद मैंने उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वो बंदा तो यहाँ पर दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ मुझे भी सब कुछ परफेक्टली याद है, तुमने कैसे मेरे बाजू और मेरी गर्दन काटी थी। तो डीमन क्वीन उसे कहते हैं कि अब ये मत कहना कि तुमने यहाँ पर सोल ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को यूज करते हुए अपने आप को दोबारा जिंदा किया है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। मैंने सोल ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट के बारे में सुना तो है, वो एक एंशिएंट आर्ट है, लेकिन वो इतनी एंशिएंट आर्ट है कि सिर्फ एंशिएंट डीमन गार्ड यहाँ पर इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गारंटी नहीं है कि वो दोबारा जिंदा होकर वापस आ सकते हैं या नहीं। फिर तुम्हारे जैसा एक बच्चा यहाँ पर इस तरह की टेक्निक कैसे यूज कर सकता है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि यही समझो कि मैं हल के होल के अंदर से क्रॉल करते हुए बाहर निकल आया हूं सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए। तो वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम एक नौसीखिए बच्चे हो जिसने कहीं से चुन हाजिन की मार्शल आर्ट्स को कॉपी कर लिया, एक सस्ती कॉपी लेकर मेरे सामने आ गए और तुम अपने आप को चुन हाजिन समझ बैठे हो। उसकी मेमोरीज तुम्हारे दिमाग के ऊपर हावी हो चुकी हैं, लेकिन अब जब कि तुम यहाँ पर अपने आप को चुन हाजिन साबित करने पर तुले हुए तो फिर मैं दोबारा तुम्हें वैसे ही मारूंगी जैसे तुम्हें पहली बार मारा था। और साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। तुम्हारे हाजिन को भी समझ आ जाती है कि इसकी पावर लेवल उसके लेवल से ज्यादा है। तो हाजिन कहता है कि इसकी डिमोनिक एनर्जी बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, ये कमीनी बुढ़िया तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई है। और इसी के साथ ही हमारी डीमन क्वीन जो होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि इस बार मैं तुम्हें सिर्फ मारूंगी नहीं बल्कि मैं तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय कर दूंगी ताकि तुम दोबारा जिंदा होकर मेरे सामने ना आ सको। जबकि हमारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ मैं यही तो देखना चाहता हूँ कि इस बार तुम यहाँ पर मेरे सामने क्या कर लोगी। और दोनों फिर से वहां पर अपने अपने वेपन्स को टकराते हैं। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। दूसरी तरफ हमारे डोंगपिल को दिखाता है कि डोंगपिल वहां पर दूसरे सोल्जर्स को मार रहा होता है। तो हमारे डोंगपिल कहता है कि यंग कर्ल लीडर ने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ पर उनका साथ देना है और इस वक्त मैं यहाँ पर उनका साथ दे रहा हूँ। ऊपर से डीमन क्वीन जो है वो भी यहाँ पर उसके सामने उसके बिल्कुल इक्वल है। ऐसा लगता है जैसे कि हमारे यंग कर्ल लीडर को भी फाइट जीतने में काफी दिक्कत होने वाली है। आज से पहले हमारे यंग कर्ल लीडर कोई भी फाइट को नहीं हारे, वो अपनी हर बैटल को जीते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वो इस बैटल को भी जीतेंगे, मुझे भी जल्दी करनी होगी। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर जो एरो वाला बंदा होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है। तो हमारा जो डोंगपिल होता है वो जंप करते हुए उसके अटैक को अवॉइड करता है। तो वो बंदा उसे कहता है कि अपनी फाइट के ऊपर फोकस करो, दूसरी की फाइट देखने की बजाय चलो मुझसे फाइट करो, क्यों ना हम लोग यहाँ पर राउंड 2 खेलें, देखते हैं कि अब यहाँ पर कौन बचता है। कि दूसरी तरफ हमारे हाजिन की फाइट जो होती है और भी ज्यादा फियर्स होती जा रही होती है, जहाँ पर हमारे हाजिन को महसूस हो रहा होता है कि यहाँ पर डीमन क्वीन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके साथ हेड टू हेड फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इसकी इंटरनल एनर्जी मेरी इंटरनल एनर्जी से ज्यादा है। लेकिन अगर यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मेरे पास फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ मैं इस कमीनी बुढ़िया को नहीं हरा सकता, क्योंकि इसके पास सालों का एक्सपीरियंस और साथ ही इस कमीनी की जो एनर्जी है वो मुझसे ज्यादा है। तुम्हारा हाजिन वहीं पर से अपनी जबरदस्त पावर को रिलीज करता है, लेकिन वो पीछे खुद जाकर गिरता है, क्योंकि डीमन क्वीन जो होती है अपनी जबरदस्त पावरफुल डिमोनिक एनर्जी के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। तो हाजिन पीछे जाकर बिल्डिंग्स के अंदर गिरता है, फिर साथ ही वहां से फिर उठकर खड़ा होता है। फिर से वो दोनों एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स लगाना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि हम दोनों की पावर लेवल में एक थिन सा गैप है, लेकिन वो गैप किसी वक्त यहाँ पर बढ़कर बड़ा हो जाता है और किसी वक्त वो गैप छोटा हो जाता है, लेकिन मैं उस गैप को यहाँ पर फिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। डीमन क्वीन जो होती है अपनी एक सीक्रेट टेक्निक जिसका नाम हिडन नोट पाम होता है उसको यूज करती है और हिडन नोट पाम के साथ ही हमारे हाजिन के ऊपर अटैक करती है। तो हाजिन जो होता है वहां पर पीछे की तरफ हटता है, फिर साथ ही वो कहता है मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में जो गैप है उस गैप को ओवरकम करने के लिए मुझे अपनी सेकंड टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। मैं पिछले कई सालों से डिमोनिक कल्ट के अंदर ट्रेनिंग कर रहा हूं और मुझे पता था कि एक ना एक दिन मेरा सामना इन लोगों के साथ होने वाला है, उन मॉन्स्टर्स के साथ जिन लोगों ने
मुझे पहले मारा था। तो अगर मुझे यहाँ पर इस फाइट को जीतना है और बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाया तो फिर मुझे यहाँ पर अपनी डिमोनिक कल्ट की पावर्स को यूज करना पड़ेगा। तो डीमन क्वीन जो होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जब आगे बढ़ी होती है, इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है वहां पर अपनी एम्परर्स की को रिलीज करता है, क्योंकि अभी तक वो यहाँ पर चुन हाजिन की शैडो की एनर्जी को यूज कर रहा था। और जैसे वो यहाँ पर डिमोनिक कल्ट की डिमोनिक एनर्जी के साथ स्विच करता है, उसकी एनर्जी जो होती है वो पहले से बहुत ज्यादा डेंस हो जाती है। तो डीमन क्वीन जल्दी से जंप करते पीछे हट जाती है और कहती है कि ये क्या हो रहा है, तुम्हारी एनर्जी अचानक से बदल क्यों गई है, तुम्हारा ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया और इतना ज्यादा डेंस कैसे हो गया है। तुम्हारे हाजिन की बॉडी के इर्द गिर्द वहां पर एम्परर्स की निकल आती है, जो कि डीमन गार्ड की बनाई हुई एनर्जी है, जो डीमन गार्ड की एनर्जी है जो कि हमारे हाजिन के पास है। तो हाजिन जब उस ऑरा को रिलीज करता है तो वो उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम देखो, मेरे पास अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चुन हाजिन की ब्लैक शैडो एनर्जी नहीं है, बल्कि अब यहाँ पर मेरे पास कुछ और भी है, और यही वो एनर्जी है जो कि इस गैप को खत्म करेगी और तुम्हें मारने में मेरा साथ देगी। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 214 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हाजिन के लिए क्वीन को मारना आसान होगा, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 215 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे हाजिन की फाइट हो रही होती है, और इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा जो डोंगपिल होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि उसे अकेले वहां पर इतने सारे लोगों से फाइट करना पड़ती है। तो वहां पर जितने भी उसके जनरल्स और कमांडर्स और सोल्जर्स होते हैं, हमारा डोंगपिल बेचारा अकेला उन सभी से फाइट कर रहा था। यहीं पर उस तीरंदार को भी दिखाता है कि वो आर्चर जो होता है वहीं पर ऊपर खड़ा होता है और कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, और इस बात को मानना पड़ेगा कि ये बंदा वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसकी कल्टीवेशन लेवल मेरी कल्टीवेशन लेवल से ज्यादा, और अभी तक इसने हमारे 9 जनरल्स, 8 कैलेमिटीज, 7 डेथ्स और 6 क्लाउड्स में से सभी लोगों को मार दिया, और एंड के पर मैं ही यहाँ पर अकेला बचा हूँ। लेकिन अब मुझे यहाँ पर इस बंदे को खत्म करना ही होगा, इससे पहले कि यहाँ पर सभी के सभी लोग मारे जाएं। तो जैसे वो यहाँ पर उसके ऊपर तीर चलाने लगता है, हमारा डोंगपिल वहां पर आखिरी बंदे को मार रहा था, और हमारा डोंगपिल सोच रहा था कि मुझे ये करना ही होगा। यंग मास्टर ने मुझे ऑर्डर्स दिए थे कि उसके अलावा यानी डीमन क्वीन के अलावा यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोगों को मुझे मारना होगा। तो इसी के साथ ही वो तीर उड़ता हुआ सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा डोंगपिल जो होता है अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो जब वो उसके अटैक को ब्लॉक करता है, फिर साथ ही उस आर्चर की तरफ देखता है, तो क्योंकि फाइनली अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग बचे होते हैं, तो वो आर्चर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे एक कदम आगे निकले, तुम यहाँ पर मेरे हर अटैक को कैसे देख लेते हो, लेकिन तुमने यहाँ पर मेरे जितने भी साथी थे उन सभी लोगों को टेक डाउन कर दिया, और अब यहाँ पर एंड के पर सिर्फ हम 2 लोग बचे हैं। लेकिन तुम्हारा सफर यहीं पर खत्म होता है, तुमने जितने संघर्ष करना था कर लिया है, और तुम्हारी फाइट अब यहीं पर खत्म होने वाली है, क्योंकि मैं एक तो तुम पहले से बहुत ही बुरी तरह जख्मी, और ऊपर से मेरे पास अभी यहाँ पर काफी सारे तीर हैं। और इस बार वो बाहुबली की तरह 3 तीरों को लोड करता है। 3 तीरों को लोड करने के बाद उसे कहता है कि नेमलेस स्वॉर्डमैन, मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता, लेकिन अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो। जैसे वो तीनों एरोस को वहां पर लोड करके सामने की तरफ शूट करता है, तो उनमें से 2 एरोस को तो हमारा डोंगपिल जो होता है वो सामने की तरफ स्ट्राइक्स लगाकर ब्लॉक कर लेता है, जबकि तीसरा एरो जो होता है बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ आगे बढ़ता जाकर हमारे डोंगपिल की टांग में लग जाता है, जिसकी वजह से डोंगपिल की टांग जख्मी हो जाती है। लेकिन डोंगपिल ने सामने की तरफ 2 स्लैशेस लगाई थी, दोनों एरोस को काटने के साथ ही एक स्लैश जो होती है वो सीधी जाकर आर्चर के बाजू के साथ टकराती है, और उसका एक बाजू भी कटकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो डोंगपिल की टांग जख्मी होती है, दूसरी तरफ से आर्चर का बाजू कट जाता है। हमारे डोंगपिल उसे कहता है कि अब तो तुम्हारे पास बाजू नहीं है, तो फिर बताओ कि तुम कैसे यहाँ पर इस काम को खत्म कर पाओगे। तो आर्चर जो होता है वहीं पर से अपने मुंह के अंदर एरो को लोड करता है और उसे कहता है कि मेरा बाजू नहीं है, तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर तीर नहीं चला सकता, मैं इस मिशन को पूरा करके रहूंगा, तुम्हें यहाँ पर आज मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। और इसी के साथ ही वो आर्चर जो होता है अपने एरो को अपने मुंह से लोड करने के बाद सामने की तरफ शूट करने लगा है, जबकि हमारा डोंगपिल बड़ी तेजी के साथ भागते हुए आगे की तरफ बढ़ता है ताकि उसके अटैक को अवॉइड कर सके। लेकिन वो उसके करीब पहुंचता है तो इतनी देर में वो तीर सीधा आकर उसके छाती में लगता है, उसके पेट में लगता है, या फिर जहां पर भी लगता है तो वो वहां पर उसके लगता है। तो इसी के साथ ही हमारा डोंगपिल ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। दूसरी तरफ से आर्चर जो होता है वो भी वहीं पर गिर जाता है और कहता है कि लो, मैंने यहाँ पर इस मिशन को पूरा कर दिया है, फाइनली मैंने यहाँ पर इस बंदे को मार ही दिया जिसने हमारे इतने सारे लोगों को मारा है, मैंने इसको मार दिया है। तो वो वहां पर खुश हो रहा होता है, लेकिन इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारा डोंगपिल उसके सर के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। तो वो उसके सर के ऊपर आकर खड़ा होता है, साथ उसने अपने पेट के अंदर से उस एरो को भी निकाल लिया होता है जिस एरो के साथ उसने अटैक किया था, और उस एरो को अपने हाथ में पकड़कर हमारा डोंगपिल जो होता है वहीं पर उस एरो को उसके माथे के अंदर नसा देता है और उस आर्चर को भी वहीं पर मार डालता है। तो आर्चर के मरने के बाद हमारा डोंगपिल कहता है कि मैंने अपने मिशन को पूरा किया है यंग मास्टर, मेरा मिशन जहां पर पूरा हो चुका है, बस आपको अपनी फाइट को जीतना होगा। और साथ ही वो
कहता है कि जब अपनी फाइट को आप जीत जाएंगे तो उसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आपने सीक्रेट डीमन क्वीन से एक बात कही थी, आपने सीक्रेट डीमन क्वीन से कहा था कि आप यहाँ पर हेल के गड़े के अंदर से क्रॉल करते हुए बाहर निकले हैं, आप मर गए थे। आपने कहा था कि तुमने मुझे एक बार पहले मार दिया था और तुमने किसी लेजेंडरी चुन हाजिन असैसिन की बात की थी। आखिर वो चुन हाजिन कौन है, मैं यहाँ पर तुमसे पूछूंगा। और इसी के साथ ही हमारा नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे चुन हाजिन का ही दिखाया जाता है कि हमारा हाजिन जो होता है वो अपनी एम्परर्स की को रिलीज करता है। जब हमारा हाजिन अपनी एम्परर्स की को रिलीज करता है तो उसका ओरा पहले से काफी ज्यादा बदल जाता है, क्योंकि ये एम्परर्स की है और जो डिमोनिक एनर्जी है। तो जब डिमोनिक एनर्जी वहां पर रिलीज होती है और जो डिमोनिक गार्ड की एनर्जी है तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी है। तो हमारा हाजिन आगे की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ से हमारी सीक्रेट डीमन क्वीन काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ये किस किस्म की एनर्जी है, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रही है। इसकी पहले जो पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही थी उसके तो मैं यहाँ पर पूरी तरह से ओवरटेक कर रही थी और मेरी एनर्जी उसकी एनर्जी से ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि इसकी एनर्जी की कंसंट्रेशन मेरी एनर्जी से ज्यादा है। तुम्हारा हाजिन अपनी तलवार उठाता है, दूसरी तरफ से सीक्रेट डीमन क्वीन अपने जो लोहे के नाखून होती है उनके साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, दोनों एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोनों वहां पर एक दूसरे के अटैक को मिस कर देते हैं और उसे अवॉइड करने के बाद जंप करते पीछे की तरफ फट जाते हैं। तो डीमन क्वीन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे सामने जहां पर इतने पावरफुल ओरा को रिलीज करने की, तुम सिर्फ ब्लफ कर रहे हो। और वो सामने की तरफ स्ट्राइक्स लगाता है तो हमारा हाजिन जो होता है उसकी स्ट्राइक्स को ब्लॉक कर लेता है। फिर साथ ही वहीं पर से अपनी हीवनली डीमन लाइटनिंग बोल्ट फेस टेक्निक को यूज करते हुए उसे एक जबरदस्त पाम के साथ हिट करता है, जिसकी वजह से डीमन क्वीन पीछे की तरफ गिरती है और उस बेचारी के कंधों के ऊपर से नहीं उसके बाजू के ऊपर से उसके कपड़े भी फट जाते हैं। और डीमन क्वीन को भी यहाँ पर काफी दिक्कत हो रही होती है उसके इन अटैक्स को फेस करने में, क्योंकि अब हमारे हाजिन की एनर्जी का लेवल पहले से काफी ज्यादा अजीब हो चुका है। इसी वजह से तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुमने जिस इवल गार्ड की एनर्जी को मास्टर किया हुआ है वो इवल गार्ड कभी यहाँ पर ह्यूमनली डीमन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ करता था, या फिर सिर्फ तुम्हें ऐसा लगता है? क्या तुम्हें लगता है कि इवल गार्ड जिसकी टेक्निक्स को तुमने मास्टर किया हुआ है क्या उसने कभी यहाँ पर ह्यूमनली डीमन गार्ड को हराया होगा? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। जितनी पावर लेवल्स तुम्हारे पास है इतनी पावर लेवल्स के साथ तुम यहाँ पर डिमोनिक गार्ड के सक्सेसर को नहीं हरा पा रहे तो फिर तुम डिमोनिक गार्ड को क्या हरा पाओगे? मुझे लगता है कि तुम्हारी जो टेक्निक्स डिमोनिक गार्ड की जूती के बराबर भी नहीं है। सीक्रेट डीमन क्वीन उसे कहते हैं कि इस हीवन के नीचे सबसे बेस्ट मैं हूं और मेरे सामने कोई भी यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता। और साथ ही वो सोच रही होती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, मेरी रिएक्शन स्पीड्स और मेरी पावर और मेरी मार्शल प्रोग्रेस इतनी ज्यादा कम क्यों होती जा रही है? मुझे यहाँ पर समझ आ रही है कि यहाँ पर इस लड़के ने अपनी एनर्जी को रिलीज किया है, कोई सेकंड टाइप की एनर्जी है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन मुझे यहाँ पर इस बात की समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर पीछे की तरफ क्यों हटती जा रही हूँ, मुझे यहाँ पर चोटें क्यों आ रही हैं और मेरी स्पीड यहाँ पर कम क्यों हो रही है, जबकि मेरी स्पीड और पावर लेवल इसकी पावर लेवल से ज्यादा है। तुम्हारा हाजिन जो होता है वहीं पर से अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और अपनी डिमोनिक कैम्पर की स्पेशल टेक्निक को यूज करने वाला है। डीमन गार्ड की एक बहुत ही खास टेक्निक जिसके साथ वो हर एक चीज को शैटर कर सकता है। वो अपने हाथ को सामने करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी एक स्पेशल टेक्निक दिखाता हूँ जिसे स्पेशली डिमोनिक गार्ड ने मुझे सिखाया है। तो स्पेशल टेक्निक के साथ वो यहाँ पर उसे कहता है कि अब देखता हूँ कि तुम यहाँ पर डिमोनिक हैंड ऑफ द हीवंस टेक्निक से कैसे बच पाती हो। डिमोनिक हैंड ऑफ द टेक्निक को जैसे हमारा हाजिन वहां पर परफॉर्म करना स्टार्ट करता है तो आसपास की बिल्डिंग्स होती हैं वो भी टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो जाती है, हर एक चीज विदर होना शुरू हो जाती है, यानी कि वो यहाँ पर आसपास की पूरी स्पेस को भी उस टेक्निक के साथ कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 215 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या सीक्रेट डीमन क्वीन हमारे हाजिन के स्पेशल टेक्निक का भी सामना कर पाएगी या नहीं।